बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूं महवी शबीब, सिटी एटन में खुशामदीद, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। मंडे, नया दिन, नया आगाज़, नया हफ़्ता और नई उम्मीदें और नई शुरुआत। और मंडे से कोशिश ये करनी चाहिए कि पूरे हफ़्ते को मुनज़्ज़म तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर लिया जाए, डेडलाइन जो हैं वो बना ली जाए, ताकि आपका पूरा हफ़्ता जो है वो बेहतरीन गुजरे। अगर मंडे को हमने पार्ट शो के तौर पे ले लिया तो हम देखेंगे कि हमारा पूरा जो वीक है वो बड़ी आसानी से गुजर जाता है। तो आज के दिन आप ये देखें कि वक्त की सबसे पहले पाबंदी करें, और जितने भी अपने पेंडिंग टास्क थे जो आपने हफ्ते को कंप्लीट नहीं किए थे सिर्फ़ और सिर्फ मंडे के इंतज़ार में, तो कोशिश करें कि अपने वो तमाम टास्क जो हैं आज कंप्लीट कर लें। आज के प्रोग्राम में जी हम बात करेंगे हफ़्ते को किस तरह से प्रोडक्टिव बनाना है। ये तो हम साथ साथ इस पे गुफ्तगू करते रहते हैं। तो बजट के हवाले से हम बात करेंगे कि किस तरह से हम स्ट्रेटजीज़ अपना सकते हैं, स्टॉक मार्केट में किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सा राइट टाइम है जिसमें इन्वेस्टमेंट जो है स्टॉक मार्केट में वो आपके लिए अच्छी साबित होगी। इसके साथ साथ मैं हमेशा से कहती हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेदर कर रहा होता है। हमारे मूड स्विंग्स भी वेदर के अकॉर्डिंग हो रहे होते हैं, तबीयत पे बड़े असरात हमारे मौसम की वजह से रूनमा हो रहे होते हैं। तो आज के मौसम के हवाले से भी हम प्रोग्राम में सेगमेंट शामिल करेंगे, और इसके साथ साथ सोने की कीमत से लेकर सब्जियों की कीमत जो है ये भी आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और आज का दौर क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिद्दत वाला है, टेक्नोलॉजी वाला है, अब कारोबार के भी ट्रेंड्स बदल गए हैं। अब ई कॉमर्स जो है वो हमें जिसे कहते हैं कि बहुत कॉमन नज़र आता है, लेकिन इसे किस तरह से सीखा जा सकता है, कौन कौन से इसमें स्कोप मौजूद हैं, इस पर जी हम बात करेंगे 11 बजे। और इसके साथ साथ आर्टिस्ट के हवाले से भी हम देखेंगे कि फैसलाबाद में क्या स्कोप मौजूद है। तो सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात की जाए तो फैसलाबाद का मौसम जो है वो सुबह के औकात में भी हमें कदरे बेहतर नज़र आ रहा होता है, और रात के औकात में भी हमें हल्की ठंडी सी खुनकी महसूस हो रही होती है। अलबत्ता एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो फैसलाबाद के लिए हमेशा से अलार्मिंग रहा है। मौजूदा सिचुएशन क्या है, मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरियम, बताइएगा वेदर के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद में सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी है, दर्जा हरारत में वाज़िया कमी भी है। और इसके साथ साथ दूसरी जानिब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी कि सन्नती शहर की जो फ़िज़ा है वो आलूदा होती दिखाई दे रही है। फैसलाबाद में दर्जा हरारत के हवाले से अगर पहले बात करते चले तो फैसलाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो कि रात के वक्त में कम हो जाता है, और सुबह के वक्त में भी दर्जा हरारत कम होता है। जबकि जैसे जैसे दिन गुजरता है तो उसके अंदर मामूली इजाफा महसूस किया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 76% है, जबकि हवाएं 4 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। ये चलने वाली हवाएं शहर फैसलाबाद के मौसम में सर्दी का एहसास जो है वो भी बढ़ा रही हैं, और इसके साथ साथ फैसलाबादियों को बीमार करती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि फ़िज़ा के अंदर इस वक्त आलूदगी मौजूद है। और आज शहर फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 470 पॉइंट तक जा पहुंचा है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। गुज़िस्ता रोज़ भी इसी तरह फैसलाबाद के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया, और आज भी बरकरार है। उसी तरह से एहतियाती तदबीर का मशवरा तिब्बी माहिरीन की जानिब से दिया जा रहा है। बार बार उनका ये कहना है कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें, चश्मे का इस्तेमाल करें, ताकि अपने आप की एहतियात जो है वो खुद की जा सके, क्योंकि फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से आँखों में एलर्जी भी हो रही है, सांस लेने की बीमारियां जो हैं वो भी होती दिखाई दे रही हैं। चूँकि बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है और मौसम सर्दी खुश्क है, इस वजह से भी तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इस खुश्क सर्दी के अंदर खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ सूप और यखनी वगैरह का इस्तेमाल करें, ताकि ख़ुद को सर्दी से जुड़ी बीमारियों से बचाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया मरियम रज़ा तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। बचत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आज के दौर में जहाँ पर महंगाई जो है वो बेकाबू हमें दिखाई दे रही है, कैसे बचत की जा सकती है, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए किन किन स्ट्रेटजीज़ का ख्याल रखना चाहिए, इस पर जी हम बात करेंगे। और इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर अब्दुर्रहमान ने। आए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अब्दुर्रहमान आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है हमारे बड़े ही मोहतरम गेस्ट अहमद शेख साहब ने, इकॉनमिस्ट हैं। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अहमद आप? ठीक है, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अहमद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अगर पाकिस्तान की मईशत के हवाले से हम बात करें तो आप पाकिस्तान की मईशत को इस टाइम कहाँ पर देख रहे हैं?
पाकिस्तान की मईशत के हवाले से मेरा ख़्याल है अभी बात करना मुनासिब नहीं लग रहा, क्योंकि अभी बहुत ही अजीब सी सिनेरियो चल रहा है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अगेन मल्टीपल एरियाज़ में चल रही है। एक्सपोर्ट हमारी ड्रॉप हो रही है। अभी एक जो फैक्टर मज़ीद चल रहा है जो अंडर डिबेट है वो ये है कि जो डॉलर का रेट है वो कह रहे हैं जी कि अगेन ये आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करके रोका हुआ है, बिल्कुल सही। जिसमें हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स जो हैं उनका काफ़ी कंसर्न है। वो कहते हैं जी क्योंकि आपने रोक रखा है तो हमारी एक्सपोर्ट की जो इन टर्म्स ऑफ रुपी वैल्यू है वो काफ़ी डैमेज हो रही है और इम्पोर्टर्स को बेनिफिट हो रहा है, जिस वजह से हमारी इम्पोर्ट बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, एक्सपोर्ट हमारी ड्रॉप हो रही है। तो एक ये कंसर्न है मेनली। बाकी ओवरऑल वैसे ही चल रहा है जैसे ये पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से चल रहा है। लेट्स सी क्या बनता है आगे। स्लोली बस अच्छे की उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करे। रहमान, अगर हम एक आम शहरी के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बात करें, आज के दौर में हम देख रहे हैं कि आटा बड़ा महंगा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत हर 15 दिन बाद हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही होती है। तो ऐसे में आम इंसान के लिए जिसकी क़ुव्वत ख़रीद पहले ही बहुत मिनिमम सी है, उसके लिए सेविंग करना बड़ा मुश्किल हो गया है। आप इस चीज़ को किस तरह से? थैंक यू महविश। देखिए, इकानमी से हवाले से आपने जो पूछा तो ये बड़ा एक मसला बना हुआ है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इशू बना हुआ है आजकल कि यहाँ पर बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बेशक 2 रुपये कम की हैं, लेकिन ये ऑलरेडी इन पे जो टैक्सेस है वो तकरीबन 100 रुपये प्लस है। तो लोगों की चीखें निकल चुकी हैं इनको अदा करते हुए, और फिर ऊपर से अब जो जुर्मानों का तूफ़ान आया ना, तो इकानमी बुरी तरह से हिली हुई है। जो मिडिल क्लास है मुसलसल स्क्वीज़ हो रही है। अपर क्लास तो मौजूद है, लेकिन जो मिडिल क्लास थी वो लोअर की तरफ सफ़र कर रही है कि उनके लिए जो रोज़मर्रा के मामलात बचाना बड़ा मुश्किल हुआ चला है। तो यहाँ पर सेविंग के हवाले से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रूटीन में हमारे यहाँ, क्योंकि पिछले 10-20-30 सालों में मुशर्रफ दौर से लेके जो भी पैसा आया वो सारा सारा हमने प्रॉपर्टी में डंप कर दिया है। तो कंस्ट्रक्शन में, प्रॉपर्टी में, तो अनफॉर्चुनेटली हमारी सारी सेविंग लोगों की प्रॉपर्टी में डंप हुई पड़ी है। बिल्कुल इसी तरह से गाड़ियों में डंप हुई पड़ी है, इस गोल्ड में बहुत ज़्यादा। तो ये वो इन्वेस्टमेंट है जो एक तो आपकी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, और जब वो किसी भी वजह से उधर स्टॉप हो जाती है तो फिर आपके लिए बड़ा मसला पैदा हो जाता है कि वहाँ पर पैसे निकालना, या समझ लें कि अगर आपका प्लाट 1 करोड़ का और आपको 2 लाख रुपए की ज़रूरत है तो भी आपको प्लाट ही बेचना पड़ेगा। तो ये लोगों को मतलब अब ये सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि अपनी जो एक सेविंग है उसको मुख्तलिफ पोर्शन में कैसे डिवाइड किया जा सकता है। मतलब अगर आपने प्लाट में भी जाना है तो वो प्लाट में एक हद तक की जा सकती है, गोल्ड में, गाड़ियों में, या इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक मार्केट्स हैं, कई तरह की सेविंग्स है जो मुख्तलिफ तरह की जा सकती है, ताकि 5 से 7 जगह पे आपकी सेविंग मौजूद हो। उसमें आप पोर्शन वाइज कर ले, ताकि जैसे स्टॉक मार्केट है, जब भी आपने निकालनी है आप शेयर बेच के निकाल लें, म्यूचुअल फंड से वापस ले लें, बैंक से वापस ले लें। तो ये हमेशा डाइवर्सिटी होनी चाहिए इसमें। आगे भी फिर उसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए मार्केट में भी, कोई उसमें भी मुख्तलिफ सेक्टर्स के आपके पास शेयर्स होने चाहिए, बैंकिंग के, इसके अलावा जो गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशन है या प्राइवेट है, तो उसमें मिला के अपनी करनी चाहिए। हमेशा डाइवर्सिटी होनी चाहिए जितनी भी है। इसमें कोई मैटर नहीं करता कि आपकी कम है या ज़्यादा, लेकिन उसमें अगर डाइवर्सिटी होगी तो आपके लिए बड़ा आसान होगा थोड़े बहुत पैसे निकालना भी। या उसमें एक सेक्टर चल रहा है, दूसरा नहीं चल रहा, तीसरा चल रहा है, जैसे इसमें गोल्ड सेक्टर बड़ा चला है लेकिन प्रॉपर्टी का सेक्टर बैठ गया, तो अब जिसकी प्रॉपर्टी में है वो तो मारा गया। और पिछले 2-3 साल से आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा चली है, लोगों को बड़ा रिटर्न दिया है, म्यूचुअल फंड्स ने बड़ा अच्छा गेन दिया लोगों को। तो जो लोग बैंकों में रखते हैं फिक्स प्राइस पे, उससे बेहतर होता है कि ये जो है वो बिज़नेस किया जाए म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड। तो ये सारा कुछ वो है कि जिसमें आप पैसे भी बर वक्त निकाल सकते हैं, आपका प्रॉफिट भी जो है वो एक तरह से सिक्योर होता है। और जो मुल्की सूरत चल रही है जिसमें आपका पैसा मुसलसल डी वैल्यू हो रहा है, क्योंकि देखिए डॉलर तो आपने स्टॉप किया हुआ है। अब अगर डॉलर की को आप फ्री फ्लोट में छोड़ते हैं, इंपोर्ट बढ़ रही है, जैसे कि वो डॉलर चला जाता है 350 पे, तो आपका फिर जो पैसा है वो बड़ा मज़ीद डी वैल्यू हो गया। और ये लोगों को पिछले 2 से 3 साल में बड़ा नुकसान हुआ है कि उनकी जो प्रॉपर्टी थी, गाड़ियाँ थी या दीगर जो एसेट्स थे जो वो बेच नहीं पाए या जो सस्ती हो गई, तो वो एक्चुअली डी वैल्यू हो के उनकी कीमतें 50% तक कम हो गई हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जो अपना प्लाट बेचना चाहते हैं कि जो उन्होंने 3-4 साल पहले की कीमत पे लिया वो भी उनको नहीं मिल रही, तो इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ये अगर सेविंग के आप
जो है वो डाइवर्सिटी करेंगे, उसको मल्टीपल चॉइसेस उसमें आप अडॉप्ट करेंगे तो आपके लिए ये परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरह से मैं अक्सर ये बात कहती होती हूँ कि जो बैंक्स में पैसा पड़ा होता है जिस पे हम कोई भी स्ट्रेटजी नहीं अपना रहे होते हैं, जिस पे हम नहीं इन्वेस्ट कर रहे होते, वो ऐसा ऐसा वक्त के साथ डीवैल्यू हो रहा होता है और हम देखते हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर हमारी मईशत पे भी असरअंदाज हो रहे होते हैं। अहमद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि बचत के हवाले से हम बात कर रहे हैं, सेविंग के हवाले से बात कर रहे हैं, तो सेविंग स्ट्रेटजीज़ करंट इरा में क्या होनी चाहिए जहाँ पर महंगाई जो है वो हमें बेकाबू दिखाई दे रही है? बिल्कुल, ये बेसिकली ना सेविंग एक पूरा आर्ट है, एक पूरी साइंस है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जो लो इनकम फैमिलीज़ होती हैं ना, उनके लिए सेविंग सबसे बड़ा मुश्किल जो है ना, सबसे ज़्यादा मुश्किल उनके लिए होती है। और पाकिस्तान में 60% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है ना, वो इसी कैटेगरी में है। तो उसके लिए सबसे पहली स्ट्रेटजी ये होती है, दो तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं। एक होती है कि आपने अपनी इनकम बढ़ानी है, दूसरी होती है कि आपने अपने एक्सपेंडिचर्स कम करने हैं। जो इनकम बढ़ानी है और एक्सपेंडिचर लो कैटेगरी में दोनों पे वर्क करना होता है। जैसे कि मैं जब स्टडी कर रहा था, साथ में मैंने जॉब की, साथ में मैंने ट्यूशन्स पढ़ाई ताकि अपनी एक इनकम की एक स्ट्रीम ऐड की जाए। इसी तरह जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए होता है कि वो कोई छोटा मोटा स्टॉल, रेडी, चाय का कोई ढाबा, साइकिल पे चाय बेचना, कि एक इनकम स्ट्रीम ऐड करनी। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप ये है कि आपने अज्यूम करना है कि आपकी इनकम जो एक्चुअल इनकम है ना, वो बेसिकली 100% नहीं है, वो 99% है या 98% है। बिल्कुल सही। जो 1 से 2% है वो आपने सेविंग में ऐड करते जाना है। कुछ टाइम आएगा, उसमें आपकी अमाउंट थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी, फिर आपने उसको डाइवर्सिफाई करने का सोचना है। डाइवर्सिफिकेशन में ये फेजेस होते हैं। जैसे रहमान साहब ने कहा जी कि कुछ आप स्टॉक में कर लें। पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में फेजेस में इन्वेस्टमेंट का या एक रुझान बनता है। मतलब एक टाइम आएगा गोल्ड का, जैसे अभी गोल्ड का एरा चल रहा है। जब ये गोल्ड स्टॉप हो जाएगा, फिर एरा आएगा जी क्रिप्टो मार्केट का, स्टॉक मार्केट का। जब वो एरा बैठेगा, फिर उसके बाद आएगा अगेन रियल एस्टेट पूरी दुनिया में चल रहा होगा। तो ये फेजेस होते हैं। आपने अपने फंड को इस तरीके से रखना होता है कि कुछ पैसा आपका सेविंग अकाउंट में हो, बैंक्स में, जिस पे आपको रिटर्न मिल रहा हो 20-30%। 20-30% आपका हो गोल्ड में, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपकी करेंसी डीवैल्यू हो रही होती है, तो ये आपकी इन्फ्लेशन का काउंटर करता है। 20-30%, 40% आपने करना है स्टॉक मार्केट में, जो कि बैंकिंग सेक्टर है, ऑयल एंड गैस है, जो वो कंपनी स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना जो है वो आजकल के लिए, आज के दौर में समझदारी समझा जा रहा है। लेकिन किस तरह से इन्वेस्ट करना है, कौन सा राइट टाइम है, इस पे भी जी हम बात करेंगे वक्त। सेविंग स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए आज के दौर के हवाले से बात करें, हम देखते हैं कि महंगाई जो है वो हमें बेकाबू होती हुई दिखाई देती है। हमें आटा महंगा होता हुआ दिखाई देता है, चीनी महंगी होती हुई दिखाई देती है, जिसकी वजह से आम शख्स की कुव्वत ख़रीद बड़ी मुतासिर हो गई है। कुछ गलतियाँ हमारे एंड पे भी होती हैं। हम देखते हैं कि हमारे अगर अखराजात जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और इनकम कम हो जाती है तो हमारा पूरा बजट डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत सारी गलतियाँ हैं जो हम लोग भी कर रहे होते हैं, उन गलतियों से बचना है। अब्दुर्रहमान, जैसे कि हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि आज के दौर में सेविंग नो डाउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तस्वीर का दूसरा रुख, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी इनकम बड़ी मिनिमम सी है। तो किस तरह से हम सेविंग कर सकते हैं, कौन सी गलतियां हैं जो कि आम घराने आजकल करते हैं व्हेन इट्स कम्स टू सेविंग? जैसे अहमद साहब ने कहा, ये बेसिकली कंपाउंडिंग की एक थ्योरी है कि आप थोड़ा थोड़ा सेव करते जाते हैं, 5%, 10% माना ना। जैसे म्यूचुअल फंड में कर लिया आपने, कोई स्टॉक का शेयर ले लिया, कुछ भी कर लिया, तो वो बढ़ता जाता है। वो आपका कुछ सालों में मल्टीप्लाई होता हुआ वो हैरत अंगेज़ रकम बन जाती है, इतनी बन जाती है कि आप उसको अच्छा खासा इन्वेस्ट करके उससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जैसे मतलब गोल्ड ले लिया, प्लाट ले लिया, गाड़ी ले ली, वो इतनी ज़्यादा पूरी एक थ्योरी है ये कंपाउंडिंग की ना। उसमें जो भी कोई इंटरेस्टिंग हो वो देख भी सकता है कि ये कितनी हैरत अंगेज़ थ्योरी है कि जिसमें आप अपना पैसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें ये भी होता है कि आपने बड़ी मामूली चीज़ें बचानी होती है। जैसे यहाँ पर कमेटी का रवाज है, तो कमेटी अब अगर साल की है या 2 साल की है तो 2 सालों में तो आपका पैसा अच्छा खासा डीवैल्यू हो जाता है। लेकिन उसके बरक्स अगर आप कुछ और चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं 2 सालों में तो वो अच्छी खासी बढ़ जाती है। यानी कि आपने अपना पैसा डीवैल्यू होने से भी बचाना है। बिल्कुल सही। फिर उसमें ये भी देखना है कि किन शोबों में ग्रोथ हो रही है। जब इस शोबे में कदम रखना है, कोई भी सैलरीड पर्सन
या कोई भी बिज़नेस वाला या कोई भी छोटा मोटा कारोबार करने वाला या लो इनकम वाला, तो आस्ता आस्ता वो चीज़ें सीखनी भी शुरू कर देता है इस सिलसिले में। यूट्यूब पर या गूगल पर या चीज़ें जो है वो यही पर भरी पड़ी हैं कि किस तरह से आप उसको जो है वो मज़ीद गेन से गेन ले सकते हैं, क्योंकि पैसा देखें वो सभी के पास होता है। वो एक बात मशहूर होती है कि जो जिन लोगों की लॉटरी निकलती है ना, वो 90% वापस उसी जगह पे आ जाते हैं, क्योंकि वो पैसा खर्च कर चुके होते हैं बस। तो ये होता है कि एक तो पैसा खर्च करना होता है और एक पैसा इन्वेस्ट करना होता है, और उस इन्वेस्टमेंट से आपने वो अपने अखराजात पूरे करने होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें, जो भी ये दोनों चीज़ों के दरमियान फ़र्क समझ जाता है, उसको फिर जो है वो कोई मसला नहीं आता। बिल्कुल इसी तरह से। और अक्सर हम ये बात कहते हैं कि जितने इंसान की चादर होती है उतने पाँव फैलाएं। अगर हमारे अखराजात ज़्यादा हैं और इनकम कम है तो ये चीज़ हमारे लिए बड़ी डिस्टर्बिंग होती है, हमारे बजट को बड़ा डिसबैलेंस कर रही होती है। अहमद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम मौजूदा इराक़ के हवाले से बात करें तो अभी आपको कौन से इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन सेक्टर नज़र आ रहे हैं? जैसे अगर गोल्ड के हवाले से बात करें तो इसमें मुझे ये लगता है कि बड़ी अनसर्टेनिटी पाई जा रही है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि गोल्ड जो है वो अभी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं ठीक है। कभी हम देखते हैं कि कीमत अचानक से गिर जाती है, कभी अचानक से हाइप की तरफ जा रही होती है, तो मिली जुली सी राय है। तो आपके लिहाज से इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से सेक्टर्स मौजूदा सूरत हाल में बेहतरीन है? अच्छा, ये जो गोल्ड वाली बात आपने की है ना, बेसिकली गोल्ड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं आइटम। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें ना तो अभी ये 2-3 वीक हुए हैं जिसमें ना ये थोड़ी सी वोलेटिलिटी ज़्यादा है, एकदम से अप हो जाता है, एकदम से डाउन हो जाता है। लेकिन ये अगर आप लॉन्ग टर्म इसका चार्ट देखें, ग्राफ देखें, तो ये मुसलसल बढ़ रहा है। उसकी एक रीज़न ये है कि जब भी डॉलर पूरी दुनिया में डी वैल्यू होता है ना, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं डॉलर की वैल्यू अप डाउन होती है, पूरी दुनिया में उसकी वेरी कर रही होती है। तो जब डॉलर इंडेक्स ड्रॉप करता है ना तो हमेशा गोल्ड अपसाइड पे जाता है, क्योंकि अमेरिका की इकॉनमी जो है वो खुद बड़ी डिस्टर्ब हुई है, उनके कर्जे बेपनाह इजाफा हुआ है, उनके अपने बहुत सारे मसाइल हैं, वहाँ पे भी इन्फ्लेशन है, वहाँ पे भी वो कहते हैं जी इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, फेड चेयरमैन जो पावल हैं वो उस तरीके से ड्रॉप नहीं कर रहे, ट्रंप उस पर फुल प्रेशराइज करने के मूड में है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है गोल्ड के साथ लिंक्ड होती हैं। तो गोल्ड लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि आप 5 साल 10 साल के लिए अगर ले लेते हैं तो बहुत अच्छा गेन दे जाएगा। बाकी दूसरी चीज़ है स्टॉक मार्केट। पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है, एवरेज जो 10 ईयर्स का 5 ईयर्स का आप एवरेज निकालें तो एनुअल जो इंक्रीज़ है ना वो 10 से 12% 15% तक एवरेज इंक्रीज बनता है। तो ये बहुत सारी दूसरी कमोडिटीज़ को भी अक्सर आउट परफॉर्म कर देता है, जैसे गोल्ड को आउट परफॉर्म कर देता है। तो लॉन्गर टर्म में शर्त ये है कि आपने बड़ी अच्छी फंडामेंटल कंपनीज उठाई हो, जिनकी ग्रोथ चल रही हो, जो डिविडेंड दे रही हो, जिनका कैश फ्लो बहुत अच्छा हो, जो जिनकी पीई रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो वो 5 से नीचे हो। तो ये वो कंपनीज होती हैं जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है, हर चीज़ अच्छी है, शेयर प्राइस अभी इतनी उस तरीके से नहीं बढ़ी, आप उनमें इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है। और अगर अब स्टॉक मार्केट के हवाले से बात हो रही है तो बहुत सारे कॉमन पर्सन्स हैं जिन्हें नहीं पता होता कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए। अगर मैं अपनी बात करूं या मेरी सराउंडिंग में 10 से 20 लोग हैं, उन्हें नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का तरीकाकार क्या है। इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। जी, अब बहुत ईजी कर दिया है स्टॉक मार्केट के लिए। आपने सिंपल अपना CNIC ईमेल एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर वो आपने शेयर करना है। अपने किसी भी फैसलाबाद में, जैसे अब हम हैं अपने शहर में, ब्रोकरेज हाउस का कोई भी जो बड़े टॉप 10 ब्रोकर्स हैं उनमें से किसी में अपना अकाउंट ओपन करवाएं, घर बैठे ही ओपन कर देते हैं। उसके बाद उसमें आपने 5,000 10,000 मिनिमम 5,000 से आप अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो आपको एक यूज़र ID पासवर्ड देते हैं, मोबाइल ऐप का लिंक देते हैं, वहाँ पे आपने एक्टिव होना है। फिर आप वहाँ पे अपनी मर्ज़ी की वॉच लिस्ट बनाएं और वो कंपनीज जो हैं उनको स्टडी करें, उनके फाइनेंशियल स्टडी करें, या यूट्यूब पे वीडियोस बहुत सारे लोगों की हैं जो अच्छी कंपनीज हैं उनकी लिस्ट बनाई। या कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जिनका सारे लोगों को पता है, जैसे PSO है, हर बंदा पेट्रोल डलवाता है, उसको पता है कि कभी भी ये ख़त्म नहीं हो सकता। तो इस तरह की बहुत सारी खाने पीने की कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, सबको पता है कौन कौन से बैंक पाकिस्तान में है, कितने बड़े बैंक्स कौन से हैं। तो आप वो कंपनीज चूज़ कर लें जिनका आपको पता है कि ये ग्रो कर रही हैं, जो ख़बरों में रहते हैं, जिनके ओनर्स बहुत पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है। शुगर सेक्टर है, कभी भी ड्रॉप नहीं होती उसमें प्रॉफिटेबिलिटी। उसमें पाकिस्तान में हमेशा कोई ना कोई स्कैंडल आया होता है और वो कमाते हैं।
तो आप इस तरह के सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म के लिए करें, स्लोली करते जाएं। 5,000 रुपया मंथली आप सेव करते हैं, आप हर महीने 5,000 रुपया किसी ऐसे शेयर में भी उठा सकते हैं जो डिविडेंड बहुत अच्छा देता है। आपकी रेगुलर हर 3 महीने के बाद कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट रिटर्न आ रहा होता है। डिविडेंड जो है ना कंपनीज देती हैं, अपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, हर 3 मंथ बाद, कुछ 6 महीने बाद देती हैं, कुछ साल बाद देती हैं। तो जो हर 3 महीने बाद दे रहे हैं, जैसे फर्टिलाइजर सेक्टर है, हर 3 महीने बाद देता है। बैंक्स के बहुत सारी कंपनीज हैं जो हर 3 महीने बाद देती हैं। तो हम वो वाली कंपनीज लेके आहिस्ता आहिस्ता अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, जो पैसे डिविडेंड में आए वो री इन्वेस्ट कर दें। ये कंपाउंडिंग का एक रूल है कि आपने पैसे निकालने नहीं है, बल्कि जो उसमें प्रॉफिट आता है उसको री इन्वेस्ट करें। ठीक 8 से 10 साल के बाद आप देखेंगे कि ये री इन्वेस्टिंग और सिर्फ 5-5 हज़ार रुपया इन्वेस्ट करना, ये करोड़ों रुपए में भी बात चले जाती है। सही। तो ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हो सकती है। और दूसरा ये है कि आप 30% लिक्विडिटी वाली जो इन्वेस्टमेंट होती है उसमें रखें, जैसे स्टॉक मार्केट है, कैश सेविंग अकाउंट है। फिर कुछ होती है जो आप लॉन्ग टर्म करते हैं, जैसे 30% 35% आप गोल्ड में कर लें, बाकी 20-30% आप छोटी जो रियल एस्टेट है, जैसे कमर्शियल शॉप्स हैं, ठीक है, 15 लाख रुपए में भी मिल जाती है, जिसका रेंटल इनकम आ सकती है। तो आप इस तरीके से इन्वेस्ट करें कि रेंटल इनकम भी आ रही है, उसको आपको फौरी तौर पे ज़रूरत नहीं सेल करने की। तो आप ये अपनी पैसे को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल। और इन्वेस्टमेंट अगर बगैर स्ट्रेटजीज़ के की जाए तो मुझे ये लगता है कि इन्वेस्टमेंट हमेशा से डूबती है। तो बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट। अब्दुर्रहमान, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि भी आपने सोचा कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, वो कौन से सवालात हैं जो कि एक आम इंसान के दिमाग में आ रहे होते हैं जब वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से सोच रहा होता है? अच्छा, एक तो इसमें सबसे ज़्यादा ये है कि लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला होता है कि जो इसको जायज़ नाजायज़ या सूद के चक्कर में पड़ जाते हैं, ये एक्चुअली सूद नहीं है, ये बिज़नेस है। कि जैसे आपने कोई चलती हुई एक रेडी है, चल रही है ऑलरेडी, उसमें आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दिए, रेडी में प्रॉफिट हुआ तो वो शेयर आपको दे देगा, नुकसान हुआ तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसमें प्रॉफिट लॉस बहुत ज़्यादा चलता है, लिहाजा ये सूद तो नहीं है तो ये जायज़। दूसरे नंबर पर फिर ये सवाल होता है कि इसमें कौन सी कंपनीज में किया जाए, तो वो तो अहमद शेख साहब ने बड़ा जो है वो बिल्कुल क्लियरली बताया कि कौन सा दिया कि राइट जो टाइम भी है, आपको लगता है कि बड़ी कंपनीज हैं कि ये चलती ही रहनी है या ये बंद नहीं हो सकती। UBL बैंक है, HBL बैंक है, BOP है, कोई भी बैंक है इस तरह का, या PSO है, या गैस कंपनीज़ हैं, तो वो सारी की सारी चलती रहनी है जब तक पाकिस्तान मौजूद है। पाकिस्तान के नाम पे जो भी कंपनीज़ आ रही हैं, सरकारी कंपनीज़ हैं, वो सारी की सारी जो है वो बड़ी सॉलिड कंपनीज़ हैं। उसमें स्टेट के अपनी जो बड़े शेयर्स होते हैं, तो उसमें लोगों के भी होते हैं, अल्टीमेटली वो लोगों को रिटर्न्स भी दे रही होती है डिविडेंड की मद में, वैसे भी उनके शेयर्स बढ़ रहे होते हैं। कोई भी कंपनी उठा के उसका 10 साल का चार्ट देख ले तो वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा 10 साल पहले उसकी प्राइस क्या थी और 10 साल में क्या थी। यानी कि 10 साल पहले का एक शेयर आज का इतने हज़ार के चला जाता है। तो ये जितना लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होता है उतनी ही ज़्यादा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। बज़ाहिर ये सालों का सफ़र होता है, उसमें और मुझे लगता है कि अगर मैं अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ ना, तो हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। जैसे अभी अहमद साहब से मैंने गोल्ड की एग्जांपल ली, मेरा अपना माइंडसेट ये था कि गोल्ड जो है वो बड़ा अनसर्टन सा है, इस पर तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान में 50 to 70% लोगों का माइंडसेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये है कि हम सिर्फ अपने टेम्प्रेरी गोल्स को देख रहे होते हैं। असल में ये गोल्ड देख लें जो आज की कीमत है, ये 2 साल बाद शायद इससे कम से कम 20-30% और बढ़ चुका हो, चाहे ये जितनी भी कीमत है। तो ये पिछले 10 साल पहले का आप गोल्ड का रेट चेक कर लें, 5 साल का पहले का चेक कर लें, हर साल में बढ़ेगा ही या कम से कम मेंटेन रहेगा कि पिछले साल जितना था उसके करीब करीब ही रहेगा। तो ये नहीं हो सकता कि कोई भी आपका एसेट है उसकी कीमत कम हो जाए। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि आपने बाइंग बहुत ज़्यादा रेट पे कर ली हो, जैसे किसी कॉलोनी में वो प्लाट ले लिया हो जो एक्चुअल कीमत से कहीं ज़्यादा था और ब्रोकर के कहने पे महज आपने महंगे दामों ले लिया, या शेयर कोई ऐसा महंगे दामों ले लिया कि दोबारा जो है वो कंपनी उस लेवल पे आते हुए 1-2 साल लग जाए। या गोल्ड आपने महंगे दामों तब ले लिया जब बहुत महंगा था और उसके बाद जब नीचे जा रहा था फिर आते हुए टाइम लग जाए। या कोई भी गाड़ी महंगी ले ली है तो बेचते हुए टाइम लगता है। लेकिन जो बाइंग देखनी है आपने, असल चीज़ इसमें ये सारी इन्वेस्टमेंट में, ट्रेडिंग में बाइंग कहलाती है कि जो चीज़ आप जिस रेट पे ले रहे हैं वो बड़ा मैटर करता है कि आपने वो चीज़ कितनी सस्ती ली है, कितनी महंगी ली है। जितनी सस्ती होती है, और इसमें मरहलावार आपने चीज़ें लेनी होती है, कोई भी बाइंग होती है, कोई भी चीज़ है वो इकट्ठी नहीं आपने बाई करनी होती ना,
उसमें अपनी स्ट्रेटजी ये बनानी है कि उसमें 1 हफ्ते में, 5 दिन में, महीने में आहिस्ता आहिस्ता करके लेनी है। उससे ये होता है कि अगर कीमत नीचे भी आ रही है तो आपको नीचे के बिल्कुल रेट पे इसी भी तरह मिल रही से होती है। अपनी इन्वेस्टमेंट को पोर्शन में डिवाइड करना, ये मुझे लगता है कि आज के दौर में ज़्यादा समझदारी है, क्योंकि महंगाई की जो सूरत हाल है, मैं बार बार कहती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही है आम शहरी को। फर्दर भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से इन्वेस्टमेंट के हवाले से कौन सा राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का और कौन सा वक्त है जब आपको स्टे करना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। इन्वेस्टमेंट के हवाले से देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि बिटकॉइन का दौर है, गोल्ड का दौर है, लेकिन अहमद साहब एक मैं ना वीडियोस आजकल देख रही हूँ यूट्यूब पे, इस हवाले से आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि सिल्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बड़ी वीडियोस मैंने देखी हैं यूट्यूब पे कि सिल्वर जो है इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, आने वाला दौर जो है वो सिल्वर का है। आप इस हवाले से क्या सजेस्ट करते हैं, क्या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने का ये राइट टाइम है कि गोल्ड में ही इन्वेस्ट किया जाए? बेसिकली ना सिल्वर और गोल्ड का ना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। गोल्ड जो है ना ये इंटरनेशनली एक करेंसी की बैक्ड वैल्यू भी है, इसको एक अपनी डीवैल्यूएशन से रोकने का एक ज़रिया है, इन्वेस्टमेंट है जो इन्फ्लेशन को कवर करती है। जो सिल्वर है वो ऐसा नहीं है, सिल्वर का थोड़ा सा डिफरेंट है। सिल्वर की जो प्राइस बढ़ती है ना वो बेसिकली बढ़ती है फंडामेंटली। जैसे कि सिल्वर किस में यूज़ होता है, बैटरीज में यूज़ होता है, मशीनरी में यूज़ होता है। तो पूरी दुनिया में जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, गाड़ियां हैं, कोई भी चीज़ ऐसी बन रही है, इलेक्ट्रॉनिक की आइटम्स बन रही हैं, उनमें सबसे ज़्यादा यूज़ होगा सिल्वर। तो जब इन चीज़ों की डिमांड बढ़ती है तो सिल्वर ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया में उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये डिमांड बेस्ड इसकी प्राइस बढ़ती है। लेकिन पूरी दुनिया में जो एक रेशो चलती रही है ना, एक एवरेज, गोल्ड का एक जो तोला है या एक औंस आप कह लीजिए, एक औंस के बराबर जो है ना 70 औंस की जो सिल्वर की प्राइस है ना, ये दोनों आपस में मोस्टली पैरेलल होते हैं, एक रेशो चलती है जो एक लॉन्ग टर्म रेशो है, ये 10 साल 20 साल 30 साल की। लेकिन अभी जो रेशो है ना ये काफ़ी ड्रॉप हुई है, मतलब सिल्वर की प्राइस काफ़ी अंडर वैल्यूड है इस हवाले से। तो ये इस बेसिस पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स और फंडामेंटलिस्ट कह रहे हैं कि ये सिल्वर की प्राइस गोल्ड से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी और अभी बढ़ भी रही है। तो उसमें एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर जैसे मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रियलिस्ट की डिमांड इंडस्ट्रीज़ की बढ़ रही है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बढ़ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, इनमें इनके कई पार्ट्स हैं जिसमें ये सिल्वर यूज़ होता है। तो ये तमाम चीज़ें पूरी दुनिया में इसकी डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये सिल्वर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। बिल्कुल, तो आप सजेस्ट करते हैं कि हमें सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्ड और सिल्वर की एक रेशो चलती है। तो अगर गोल्ड बढ़ेगा तो फौरी तौर पर अगर सिल्वर नहीं भी बढ़ेगा तो कुछ महीनों बाद सिल्वर अपनी वो गैप को फिल करने के लिए अपसाइड पे जाएगा ही जाएगा। तो इसको आप लॉन्ग टर्म में रख सकते हैं। और इसकी एक प्लस पॉइंट ये है कि इसकी वैल्यू कम इन्वेस्टमेंट में भी आप मतलब 25-30 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आपको एक छोटा बिस्किट मिल जाएगा। आप फिजिकल फॉर्म में लें, आप ज्वेलरी इस फॉर्म में ना लें, उसकी वैल्यू डी वैल्यू हो जाती है, चाहे गोल्ड हो चाहे आपका सिल्वर हो। जो बिस्किट या एक सॉलिड फॉर्म है ये गलतियां उस हम फॉर्म में करते करें, हैं। वरना जब आप ये रीसेल करने जाएंगे वो आपको उस रेट पे रीसेल नहीं करते जो रेट गोल्ड का चल रहा होता है। वो कहते हैं जी इसमें इतना वो था, इसमें इतना वो जी हमने वो काट छांट की है, इसमें हमने वो फलां फार्मूला ऐड किया है। वो फार्मूलाज लगाएंगे जो कि आपको पता नहीं होगा। तो आप सॉलिड फॉर्म में करें जो कि एज इट इज़ किसी को भी सेल करें, सेल भी हो जाए। ठीक है, और सिल्वर जो है वो डी वैल्यू नहीं होगा। और इन्वेस्टमेंट के हवाले से जैसे मैं ब्रेक पे जाने से पहले बात करी थी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, और अगर हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका हमें जो मुस्बत असरात रूनुमा होते हुए हमारे बजट पे दिखाई दे रहे होते हैं। अब्दुर्रहमान, अगर हम मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करें, मुझे लगता है कि यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट हमारे जो ट्रेंड्स हैं वो थोड़े से डाउनफॉल का शिकार है। आपके इस हवाले से क्या ओपिनियन है? देखिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से बिलाशुबा जो है वो इन्वेस्टमेंट ड्रॉप होती है, लोग खौफज़दा होते हैं और सारी कीमतें भी गिरती हैं, सारी चीज़ें अंडर वैल्यू भी जाती हैं। स्टिल स्टॉक मार्केट अभी भी अंडर वैल्यू है, बहुत सारी चीज़ें अंडर वैल्यू, और उसकी वजह यही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि जब भी कभी लगता है कि कोई स्टेबिलिटी होगी तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई ना कोई धरना दे के बैठने की कोशिश कर रहा होता है। कोई फोर्सेस जो है वो पंजाब पे हमलावर होने शुरू हो जाती हैं तो लोगों को फिर खौफ होता है, कोई ना कोई अदालती फ़ैसला आ जाता है, कोई एहतजाज आ जाता है, कोई नोटिफिकेशन निकालना आ जाता है। तो कई चीज़ें जो है वो चल रही होती है भैया वक्त, और उसकी वजह से लोग उस तरह से इन्वेस्टमेंट करने की बजाय आप देखें कि लोग बाहर बढ़ने के लिए चले जाते हैं, बाहर काम शुरू कर देते हैं। और वैसे भी ये जो पिछले कुछ सालों से
बल्कि 70 सालों से जो क्लास तैयार कर रहे हैं हम, ये सारी की सारी ज़हनी तौर पे सैलरीड क्लास है। वो उन्हीं को मैं जो है वो मुखातब होने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं उनको तो बड़े अच्छे से पता होता है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी। जो सैलरीड पर्सन है, ये बेसिकली उनका मसला होता है कि उनके पास अगर सैलरी आ रही है तो वो सारी की सारी खर्च कर रहे होते हैं, थोड़ी बहुत बचाने का उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो अगर वो थोड़ी हर महीने जाके थोड़ी सेविंग अगर ये सिल्वर में, गोल्ड में, किसी भी चीज़ में करनी शुरू कर दें तो 2 4 5 सालों में वो अच्छा खासा उनके पास वो जमा हो सकता है और वो खासे महंगे दामों में बिक सकता है। मसला ये होता है जैसे घर है, गाड़ी है, इसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये तो आप सस्ती गाड़ी भी चला सकते हैं अगर आपके पास पैसे कम है, या छोटे घर में भी रह सकते हैं। तो इसकी बजाय वो एसेट्स जो आपको माहनावार को इनकम दे सकते हैं, जैसे बैंकिंग का है या म्यूचुअल फंड्स का है, या जैसे स्टॉक मार्केट का, गोल्ड का, सिल्वर का, कोई प्लाट का या कमर्शियल दुकान का जो किराए पे आप दे रहे हैं, घर है जो किराए पे दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको कहीं ना कहीं से वापस रिटर्न दे रही होती है, क्योंकि आपने कहीं पर पैसे स्टक कर दिए और वो 5 साल 7 साल के लिए स्टक हो गए, तो फिर भी बड़ा मसला है कि कोई गेन नहीं आ रहा। जैसे प्लाट से आपको कोई गेन नहीं आता, तो ये बड़ा मसला होता है कि सैलरीड पर्सन इन चीज़ों को जाने बगैर महज इश्तिहारात की मद में, क्योंकि आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो एडवर्टाइजमेंट है वो प्रॉपर्टी वाले करते हैं, और उसी से लोग मुतासर हो के कहीं ना कहीं हर बंदा, मुझे कोई जो जिसकी अच्छी सैलरी है, जिसको हम मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास कहते हैं, वो हर बंदे के कहीं ना कहीं पैसे स्टक हुए पड़े होते हैं वो प्लाट्स में ना वो प्लाट बिक रहे होते हैं ना उनके पैसे क्लियर हो रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ है कि वो अगर इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरा प्लान जान लें, थोड़ा सर्वे कर लें, बिल्कुल, क्योंकि ये पैसे बड़ी मुश्किल से बनते हैं। तो इसको इन्वेस्टमेंट करने से पहले कभी-कभी सोचना चाहिए, एक्सपर्ट्स को मिलना चाहिए। बात की कि ये पैसे जो है बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं, लेकिन हमने देखा है कि बेशुमार ऐसे ऐप्स मौजूद हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट बाद में डूब जाती है और फिर हमें एहसास हो रहा होता है कि हमें तहकीक करनी चाहिए थी, हमें रिसर्च करनी चाहिए थी, बड़ा सोच विचार करके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखिए, पैसा मुश्किल से बनता है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर थोड़ा सा दिमाग खपा लिया जाए, कोई प्लाट लेना है तो 1 महीना रिसर्च कर लें कि उस इलाके में प्लाट की एक्चुअल वैल्यू क्या है, अगर यहाँ पे कोई बिक रहे हैं तो वो कितने में बिक रहे हैं, सेल परचेज सारा कुछ डिफरेंस जान ले तो आपका बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। कोई भी कारोबार करना है उससे पहले अगर थोड़ी बहुत उसमें आपने, अब तो ये बड़ा मौज आ गई है कि आप यूट्यूब पे चेक कर लें। बिल्कुल इसी तरह से सारे ट्रेंड्स सोशल मीडिया ने बड़ा हमें अवेयर कर दिया है, हमारी सराउंडिंग के हवाले से कोई भी नॉलेज होती है वो सिर्फ एक क्लिक पे हमारे पास मौजूद होती है। अगर आपकी इनकम कम है, कौन सा सेविंग मॉडल जो है वो आप अपना सकते हैं, इस पर जी हम सराफा मार्केट में गोल्ड की कीमत आज क्या चल रही है। हम देख रहे हैं कि सोने की कीमत एक दफ़ा फिर आसमान से बातें करती हुई हमें दिखाई दे रही है। सोना एक दफ़ा फिर महंगा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कुछ दिनों में हमने देखा था कि रिवर्स गियर हमें प्राइस में लगता हुआ दिखाई दिया, लेकिन आज सोने की कीमत जो है वो हमें काफ़ी हद तक इजाफे के साथ दिखाई दे रही है। आज के गोल्ड रेट के हवाले से बात कर लेते हैं जी। आज के अगर गोल्ड रेट देखें 1 तोला का, तो मार्केट में 1 तोला रेट जो है वो 4,49,400 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से 10 ग्राम की कीमत देख लेते हैं। 10 ग्राम की जो गोल्ड की कीमत है आज की वो 3,85,294 रुपये जो है वो मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि सोने की कीमत आम इंसान की क़ुव्वत ख़रीद से काफ़ी हद तक बाहर हो गई है। अब ऐसे में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से जैसे हम बात कर रहे थे कि बड़ी अनसर्टन सी सिचुएशन है कि आया इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और जो लोग गोल्ड ख़रीदने के इंतज़ार में थे और वो ये सोच रहे थे कि शायद आने वाले दिनों में गोल्ड जो है वो हमें सस्ता होता हुआ दिखाई दे, लेकिन वो एक दफ़ा फिर हैरान हो गए हैं कि गोल्ड की कीमत हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में उम्मीद तो कर सकते हैं कि गोल्ड जो है वो हमें सस्ता होता हुआ दिखाई दे, ताकि एक आम इंसान जिसकी क़ुव्वत ख़रीद बड़ी मिनिमम सी है वो भी सोना ख़रीद सके। करेंसी के रेट देख लेते हैं जी। सबसे पहले यूरो की कीमत के हवाले से बात करें तो यूरो की आज की बाइंग कीमत कुछ इस तरह से है, 325.5 में बाय किया जा रहा है और 328.5 में फ़रोख्त किया जा रहा है। सऊदी रियाल की कीमत देखें तो 74.95 में बाय किया जा रहा है और 75.95 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएई दिरहम के हवाले से देखें 76.65 में बाय किया जा रहा है और 77.4 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूके पाउंड की कीमत हम देख रहे हैं कि अगेन हमें बढ़ती हुई दिखाई दी है, 371.5 में फ़रोख्त किया जा रहा है और
1975 में हमें ये सेल किया जा रहा है, सेलिंग पावर इसकी इतनी है। और इसी तरह से US डॉलर के हवाले से बात करें 281.5 में बाय किया जा रहा है और 281.6 जो है वो इसकी सेलिंग पावर है। ये मजमूई तौर पे आज के करेंसी के रेट थे, जिसमें हमने देखा कि यूरो की कीमत जो है वो हमें स्टेबल दिखाई दी है, अलबत्ता जो पाउंड की कीमत है उसमें एक दफ़ा फिर हमें इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और डॉलर जो है वो हमें पता है कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से हमें एक ही कीमत पे स्टे करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सेविंग स्ट्रेटजीज़ के हवाले से कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से की जाए, और इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट के हवाले से ये बात की जा रही है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो है वो आज के दौर का जदीद ट्रेंड है। अहमद साहब, यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, अगर हम स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी को इंडिकेट करना चाहें, वो किस तरह से हम इंडिकेट कर सकते हैं, उसके पैरामीटर्स क्या हैं? इंडिकेट इन द सेंस के टारगेट उसका मतलब आप चाह रही हैं कि KSE 100 इंडेक्स है, उसका मेन इंडेक्स है जिसकी बेसिस पे ना टारगेट सेट किए जाते हैं। तो ये 2026 के आखिर तक जो टारगेट हो सकता है इसका, या 2027 के मिड तक का, वो हो सकता है 2,25,000 से 2.5 लाख के दरमियान इंडेक्स ट्रेड कर सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पॉलिटिकल सर्टेनिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन करेंसीज या एक्सचेंज रेट जो है, जैसे ये डॉलर और ये जिस तरह स्टेबल किया हुआ है, अगर इसी तरह स्टेबल रहे। और अगर इसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आती है तो ऑब्वियसली ये बहुत वोलेटाइल हो जाती है। ये सारी इस तरह के एरियाज़ में इस तरह की न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा बेस कर रही होती है। तो अभी माइट पॉसिबल कि माइनर करेक्शन आ जाए, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म इसका अभी 1 से 1.5 साल कोई इशू लग नहीं रहा करंट सिनेरियो में। बिल्कुल सही। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से स्टॉक मार्केट पे जी बात कर रहे थे अब्दुर्रहमान, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हम मजमूई तौर पे अभी के हवाले से बात करें तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जो लोग कारोबार तबके से वाबस्ता हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए क्या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए? देखिए जी, जो कारोबारी तबके से वाबस्ता है वो तो ऑलरेडी अपना कोई ना कोई फिज़िकल कारोबार कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर वो हट के करना चाहते हैं तो इसके लिए स्टॉक मार्केट बड़ा बेहतरीन। आप अपनी जो भी इनकम रखना चाहते हैं, जो भी रकम है उसका कम से कम 30% तक जो है वो आप स्टॉक मार्केट में रख सकते हैं। उसके मुख्तलिफ पोर्शन बना लें कि किस में कितना रखना है। इसी तरह से वो म्यूचुअल फंड में थोड़ा बहुत रख सकते हैं, वो 10-15%, ताकि वो 40-45% इस शोबे में आ जाए। बाकी वो देख सकते हैं कि गोल्ड या सिल्वर या इस तरह की किसी भी फ़िज़िकल आइटम में भी रख सकते हैं। तो उसमें मकसद तो यही होता है कि इसमें कोई भी शोबा चल रहा है तो वो उनको गेन देगा। तो उम्मीद तो है कि ये सारे ही चल रहे हैं। उसकी वजह ये है कि पिछले आप देखें 2017 से लेके 22 तक मुसलसल अनस्टेबिलिटी भी रही है और उसमें मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गई है, तो अंडर वैल्यू भी रहा है कोरोना की वजह से, और बहुत सारी वजूहत थी। फिर प्रॉपर्टी बूम पे थी तो सारा पैसा प्रॉपर्टी पे था। फिर जब इंटरेस्ट रेट बहुत हाई था तो सारा पैसा बैंकों में था। ये भी आपने देखना होता है कि यहाँ पर सारा पैसा जा किधर है। अगर अब इंटरेस्ट रेट मज़ीद नीचे आ जाता है, सिंगल डिजिट में आ जाता है, तो ये तवक्को है कि स्टॉक मार्केट में और पैसा आएगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाता है तो फिर उससे पैसा निकल के बैंकों में जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि लोग देखते हैं कि उनको फिक्स अगर डिपॉजिट करने से 20-25% तक मिल रहा है रिटर्न, तो वो क्यों फिर जो है वो रिस्क में जाए। क्योंकि मार्केट में बहरहाल रिस्क तो है ना, वो एक तरह का बिजनेस है। इसी तरह से दीगर जितने भी ये शोबे हैं, फिर वो उसमें रिस्क जो है वो बढ़ जाता है जब बैंकों में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। तो ये अगर इंटरेस्ट रेट ऐसे ही कम होता रहा, डॉलर की स्टेबिलिटी रही, तो आने वाले वक्त में प्रॉपर्टी के अलावा जितने भी शोबे हैं पाकिस्तान में बेहतर परफॉर्म करेंगे। आप देख लें कि ये गाड़ियों का शोबा भी काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। काफ़ी अरसे के बाद लोगों ने पिछले क्वार्टर में, बल्कि मौजूदा क्वार्टर्स में गाड़ियाँ ज़्यादा ली हैं, और उसकी वजह ये है कि इंटरेस्ट रेट जब कम हुआ है तो ज़्यादातर बैंक वो इस तरह से गाड़ियाँ दे रहे हैं कि उसमें इंटरेस्ट रेट नहीं डाल रहे, इंस्टॉलमेंट करके दे रहे हैं। तो वो गाड़ियों में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आई है। ये लोग हमेशा से गाड़ियों में अच्छी इन्वेस्टमेंट इसलिए भी करते हैं कि जैसे आप कोई भी कारोबारी है या जो हाईली पेड है तो वो अच्छी गाड़ी रख लेते हैं, वो किस्त उनकी जाती रहती है। फिर उसके बाद जब गाड़ी उनके पास आ जाती है तो वो बेच के उसको वो पैसा कहीं ना कहीं यूज़ कर लेते हैं और फिर दोबारा से वही नई गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे लेके तो ये काम इस तरह से भी चलता है। और ये डाउन इस वजह से गया था कि इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गया था और गाड़ियाँ बड़ी महंगी पड़ रही थी, कि यानी कि 25 से 30% तक इंटरेस्ट रेट ही उसमें ऐड हो रहा था। तो ये अब देखा जा सकता है कि इसमें जो भी शुबा है और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से भी यहाँ पर मशरूत है, और उसके अलावा भी अंडर वैल्यू होने से भी मशरूत होता है कि जैसे स्टॉक मार्केट अभी भी अंडर वैल्यू है, तो उसमें अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं भी रहती तो ये ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी।
सही। थोड़ी बहुत नीचे जाएगी लेकिन फिर उसके बाद कहीं ना कहीं रुक जाएगी, फिर जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो फिर ये ऊपर जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से ये छोटे छोटे से फैक्टर्स होते हैं। और जब भी हम इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करते हैं तो अक्सर हम बड़ी जल्दी में जो है वो फैसले ले लेते हैं और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बेशुमार ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हम कर लेते हैं और मामलात हमारी जो इन्वेस्टमेंट के हैं वो डूबते हुए दिखाई देते हैं। यही हाल हमने प्रॉपर्टी में देखा है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी हमने देखा है कि कुछ इसी तरह से सिचुएशन है। और हमेशा हम शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करते हैं। नो डाउट शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए भी हमारे पास प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, चीज़ें मौजूद हैं, तरीक़ाकार मौजूद है, लेकिन रिसर्च और तहकीक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम रिसर्च नहीं करते, तहकीक नहीं करते, तो हम देखते हैं कि हमारे जो काम हैं, मामलात हैं, वो हमें ख़राब होते हुए दिखाई देते हैं। इन्वेस्टमेंट बड़ी सोच समझने की ज़रूरत है। और आज के दौर में हम देखते हैं कि डिजिटल ऐप्स भी मौजूद हैं, हम उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, बग़ैर तहकीक के इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। अगर हम बग़ैर तहकीक के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि मामला जो है ख़राब हैं और बहुत सारी सिचुएशन है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें ख़राब जो है वो देखने को मिल रहे होते हैं। तो अहमद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, थोड़ा सा जल्दी में मुझे बता दीजिएगा कि अगर हम मईशत के हवाले से बात करें तो 3 इस्लाहात पाकिस्तान की मईशत में कौन सी करने की ज़रूरत है? इस्लाहात सबसे पहले तो ये है कि पॉलिटिकली जो है ना, ये तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए कि अब ये इस तरह की जो हर 2-3 साल के बाद हुकूमत चेंज होती है, फिर नए मामला जी, कभी इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं, तो ये तमाम लूप होल्स को रिजॉल्व करें। दूसरा ये है कि इकॉनमी पे एक लॉन्गर टर्म जो है वो एक स्ट्रेटजी बनाए, अगले 10 साल 20 साल के लिए कोई भी पार्टी आए वो उन चीज़ों पे तमाम पार्टीज इस पर मुत्तफिक हों कि हमने इन पे कोई हेर फेर नहीं करनी। उसके बाद जो है वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए और अपने लोकल जो इंडस्ट्री है उसको बेहतर करने के लिए एक स्ट्रेटजी है। और फिर इसके साथ ये भी है कि जो ट्रेडर से भी टैक्स ले, बिल्कुल टैक्स के मामला जो है वो भी हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अहमद साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया जी। यहाँ पर वक्त हुआ है, बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं रंगों के हवाले से। ज़िंदगी तभी खूबसूरत हमें महसूस होती है जब इसमें हम रंग भरते हैं। और रंग भरने के हवाले से बात करें, जो फ़नकार हैं, जो पेंटर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनका नाम सर फहरिस्त आता है। उनकी सोचने की सलाहियत, उन्हें इन्वायरमेंट को समझने का जो एक आर्ट होता है वो पेंट ब्रश के ज़रिए कैनवस पे उतारते हैं। और एहसासात और जज्बात की जो सेकंड लैंग्वेज है वो पेंटिंग है। आज के दौर के हवाले से क्या ट्रेंड्स मौजूद हैं, कैलीग्राफी कितनी जदीद हो गई है, इस पर जी हम बात करेंगे। और इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है हमारी बड़ी ही ख़ास मेहमान यास्मीन महमूद साहिबा ने। आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, कैलीग्राफर हैं और इतनी बासलाहियत है कि इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो ना सिर्फ फैसलाबाद में बल्कि ऑल अराउंड दी वर्ल्ड जो है वो बड़ी अच्छे से जानी जाती हैं। और जिस तरह से ये ज़िंदगी के रंगों को एक पेंटिंग में ढालती हैं उसका तो क्या ही कहना है। तो आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं यास्मीन साहिबा, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला जी। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, पेंटिंग के हवाले से बताइएगा कि आपने अपने सफ़र का आगाज़ कब किया और कैसा रहा ये सफ़र? पहले तो मैं आपकी बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे इतनी मोहब्बत से इनवाइट किया है और मैं यहाँ आ भी गई हूँ। हालांकि इतना टाइम नहीं होता, फिर भी मैं आपकी मोहब्बत से मजबूर होकर यहाँ पे आई हूँ। तो मैंने बस बहुत छोटी सी थी, स्कूल गोइंग थी जब मैंने पेंसिल वर्क से अपना स्टार्ट लिया है। तो बस स्केचेस बनाती थी, बनाते मुझे अप्रिशिएट किया मेरी मदर ने, मेरे फादर, मेरी सिस्टर ने। तो इस तरह फिर मैं अपना ये जो रास्ता था वो मेरा आसान होता गया, मेरी राहें हमवार होती गई और ये जाके आज के इस प्रोग्राम पे आन के यहाँ तक मैं आ गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपकी पेंटिंग्स देखी हैं, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। और जिस तरह से आपने कलर्स को कैनवस पे उतारा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि हम एक्चुअल वर्ड देख रहे हैं। तो जब आप पेंटिंग कर रही होती हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके जहन में क्या होता है? ख़याल होता है, कलर्स होते हैं, या क्या सोच रही होती हैं जब आप पेंटिंग बना रही होती हैं? जी बिल्कुल, जब मैं इस कैनवस के साथ अपने आप को बिज़ी किया हुआ होता है तो उस टाइम मुझे बस ये होता है कि ये जो कलर्स हैं, ये जो
नेचुरल अल्लाह ताला ने कलर्स को इस कायनात में बखेरा है, उनको मैं कैनवस के थ्रू घर की दीवार या किसी भी जगह की वॉल पे लगाऊं, ताकि वो जो उस जगह पे मौजूद नहीं है, जिस चीज़ को मैंने कैनवस पे रखा है, तो वो उसको अपने आप को देखने वाले उसको फील करें कि ये हम वहाँ पे मौजूद हैं और ये अल्लाह के जो बिखरे रंग हैं ये रियलिटी इनमें क्या है। और मेरी वो फीलिंग इस तरह की होती है कि मैं अगर उनको बना रही हूँ तो ना मुझे खाने का होश है, ना मुझे पीने का होश है, और मैं इस तरह लगी हुई होती हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैं थोड़ा सा इसमें स्टे ले लूँ या मैं थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर लूँ। बस ये होता है कि ये जो मैं बना रही हूँ ना कुदरत के रंगों को लेके, तो मैं इसको बस बनाती ही चली जाऊँ। ये मेरा एक पैशन है, मेरा एक जुनून है, और मैं इसके हाथों इतनी मतलब मैं ब्लैकमेल होती हूँ अपनी इस जुनून की वजह से कि अगर मैं किसी पेंटिंग को स्टार्ट कर लूँ तो वो मतलब टाइम, नमाज का टाइम आ जाता है उसमें, थोड़ा सा वो तस्बीहात का अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके उस दौरान भी मैं अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ, या अल्लाह मुझे माफ़ करना, मैं तेरी इबादत में पूरी तरह लगन के साथ नहीं हूँ कि मैंने जो स्टार्ट की है मैं उसको कंप्लीट कर लूँ। सही, इसमें मेरा जुनून देख लें आप। अब बिल्कुल, और आपका जुनून जो है वो मुझे आपकी पेंटिंग्स में साफ झलकता हुआ दिखाई देता है। और माशाल्लाह से जिस तरह से कलर्स आपने यूज़ किए हैं, अभी स्क्रीन पे एक पेंटिंग चल रही थी वो जस्ट लाइक एक रिजॉर्ट की पेंटिंग मुझे नज़र आ रही थी, वो बड़ी खूबसूरत है। तो ये कलर्स का इंतखाब किस तरह से किया जाए, या एक अच्छे पेंटर होने की निशानी क्या है, या एक अच्छा पेंटर इंसान किस तरह से बन सकता है? ये जो आप रिजॉर्ट वाली पेंटिंग की बात कर रही हैं, ये मैं रिसेंटली अमेरिका से ना, मेरी वहाँ पे कज़न है, वो चंद दिन पहले वो जापान से ना विज़िट करके आए, तो वहाँ से उन्होंने अपने होटल के रूम से उसको कैप्चर किया था अपने कैमरे में, उसको सीन को। तो मुझे कहने लगे कि ये हमें ना कैनवस पे आप हमें ये करके दे, हम अपने टीवी लाउंज में इसको, तो ये पेंटिंग मैंने वहाँ बैठ के उनके लिए, ये उनके बहुत मोहब्बत से बनाई थी ये मैंने, और काफ़ी बड़े साइज़ की है। तो बाकी आप जो कह रही हैं कि मैं क्या करती हूँ या किस चीज़ से मतलब इस चीज़ को लेके आती हूँ, देखिए हमारे, मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। फैसलाबाद में मैंने देखा है कि जो पेंटर है उसकी है तो सही, ठीक है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन सिर्फ कैमरे की हद तक, या उसको उसकी जो पेंटिंग्स की एग्जीबिशंस है उसमें जाके उसकी चंद तारीफ़ के अल्फाज की हद तक मैंने देखा यहाँ पे। बाकी जो अपने पाकिस्तान की जो सिटीज़ हैं, जैसा कि लाहौर है, कराची है, वहाँ पे माशाल्लाह पेंटिंग्स की काफ़ी कदर की जाती है। हालांकि ये जो आर्ट है ना, ये हर चीज़ में झलकता है। घर बनते हैं वो भी एक आर्ट का नमूना है, हम ड्रेसेस पहनते हैं वो भी आर्ट के साथ होता है, हम घरों को सजाते हैं, लेकिन ये जो पेंटिंग वाला आर्ट है ना, इसकी फैसलाबाद में इतना नहीं इसको अप्रिशिएट किया गया। हाँ, ऑनलाइन इसके लिए काफ़ी राहें खुली हुई हैं, ऑनलाइन इसके लिए काफ़ी डोर्स हैं। हालांकि मैं समझती हूँ कि जो अंदर का जो पैशन है, अंदर का जो शौक़ है हमारे आर्टिस्ट का, उसको इतना आगे ला के रखना चाहिए हमारे लोगों को कि उसको फील हो कि अल्लाह ने अगर उसको ये टैलेंट दिया है तो अपने लोग उस टैलेंट को पहचाने, ना कि दूसरे शहरों में जाके उनको जाके हम कहें कि ये फलां सिटी के हैं तो फलां जगह से हम आए, तो हमारी ये जो चीज़ें हैं, ये हमारे जो आर्ट है हमारा, इसको आप आगे बढ़ाएं। बिल्कुल इसी तरह से हमें हमारे आर्टिस्ट की कदर करने की ज़रूरत है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके देने की ज़रूरत है ताकि वो पूरा नाम रोशन करें। यास्मीन साहिबा, आपकी एक पेंटिंग की स्टोरी जो है मुझे थोड़ा सा उस हवाले से बताएं। मैंने ये सुना है कि आपकी जो एक पेंटिंग है वो जो न्यू ईयर के न्यू मेयर हैं उनके ऑफिस में, मेयर हाउस में, मेयर ऑफिस में लगी हुई है, उसके पीछे की क्या स्टोरी है, क्या कहानी है? कि एक दिन ना उन्होंने कहीं जब अपनी स्पीच में, वहाँ पे जब वो मेयर बने हैं यूएसए में, तो उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि फबिया जी आला ही रब्बी कुमा तो का ज़ीबान, तो मैं उन दिनों वहीं पे ही थी, तो मेरी यही पेंटिंग जो कैलीग्राफी फबिया जी आला ही रब्बी कुमा तो का ज़ीबान वहाँ पे मौजूद थी, तो वो इंस्टा पे लग चुकी थी मेरी ना वो। तो उन्होंने जब उनके उनके जो साथ होते हैं, उनके सेक्रेटरी कह लें जो भी, फिर उन्होंने उसको जब देखा तो फिर उन्होंने, जिनके थ्रू मैं ये काम मेरा हो रहा था, फिर उनसे उन्होंने रब्ता किया कि ये हमें पेंटिंग चाहिए।
ठीक है, और कैसा महसूस होता है आपको कि आपकी जो पेंटिंग्स हैं उसकी कोई सरहद नहीं है, वो जितना पॉपुलर पाकिस्तान में है उतनी ही न्यूयॉर्क में है, जी, उतनी ही जी। दूसरी अदर ममालिक में, अदर कंट्रीज़ में है, तो क्या सा फील आता है? मुझे अपने पाकिस्तान पे मोहब्बत ज़्यादा बढ़ती है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। सही। ये सबसे ज़्यादा मेरी अच्छी फीलिंग होती है उस टाइम। और मैं जब भी जहाँ भी होती हूँ ना, मैं यही कहती हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे इस पे फ़ख्र है कि मैं वहाँ की नुमाइंदगी करने आई हूँ जहाँ भी आई हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस बात को लेके मेरे जितने भी मेरा हल्का है, फॉलोअर्स हैं, वो सारे इस चीज़ को बहुत लाइक करते हैं कि ये हमारी जो यहाँ की लेडी है, हमारी बहन, हमारी आंटी, हमारी जो भी जिस तरह जो भी मेरे लिए सोच रखते हैं कि ये पाकिस्तान का नाम ज़रूर लेती हैं। मैं वहाँ पे किसी भी जगह गई हूँ, किसी फेरी में बैठी हूँ, किसी नियाग्रा फॉल गई हूँ, मैं किसी लेक के किनारे बैठी पेंटिंग कर रही हूँ, तो मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लगाया। सही। और पाकिस्तानी इसी बात से पहचाने जाते हैं कि मुल्क से मोहब्बत हमारी नहीं छूटती है, हम चाहे जितने मर्ज़ी तरक्की याफ्ता मुल्क में लेकिन जो हमारी मोहब्बत पाकिस्तान से है वो पाकिस्तान से हमेशा से कायम रहती है। मैडम ये भी बताइएगा कि जैसे आपकी पेंटिंग्स माशाल्लाह आपने पिक्चर्स को इतनी खूबसूरती से कैनवस पे उतारा है, इसी तरह से कोई पेंटिंग जो आपको बनाते हुए कोई यादगार वाक़या या जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारी है, आपकी कोई ऐसी पेंटिंग और उसके पीछे क्या? एक्चुअली मुझे ना फिगर पेंट करना बहुत अच्छा लगता है। बस ये कुदरत की एक कारीगरी है कि अल्लाह ताला ने कहा ना कि अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत और ख़ूबसूरती को पसंद फरमाते हैं। तो खूबसूरती ज़रूरी नहीं है कि फ़ेस की नकोश में हो, गोरे रंग में हो, या किसी खूबसूरती तो अमाल में भी, खूबसूरती बातों में भी, खूबसूरती इखलाक में, खूबसूरती इल्म में, खूबसूरती तो बांटने की चीज़ है ना। तो अल्लाह ने जब ये कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि खूबसूरत जो हो वही अल्लाह को पसंद है। तो बस अल्लाह की बनाई जो फिगर हैं वो बस मुझे अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये जो आप कह रही हैं ना कि मुझे जो अच्छा लगा हो बनाते हुए, तो मैंने एक मतलब कपल है, वो क्लब डांसिंग में वो उनका एक पोज था। ठीक है। तो वो उसके ना 2-3 पोज मैंने उसको बनाए हैं, मैंने उनको कैनवस पे उनके डिफरेंट किस्म के, उनके कोई बैक साइड कुछ उनकी फ्रंट, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। वो मैंने 3-4 दफ़ा बना के मैंने वो मुख्तलिफ जगहों पे वो डिस्ट्रीब्यूट किए, मुझे बहुत अच्छे लगता है वो। और पेंटिंग्स ना मुझे लगता है कि एक कहानी बयान करती हैं। वो कहानी होती है ज़िंदगी की, वो कहानी होती है एहसासात की, वो कहानी होती है जज्बात की। हम किसी पेंटिंग को देखते हैं, कुछ पेंटिंग्स ऐसी हैरतकुन होती हैं जो कि हम इतना मुतासिर कर रही होती हैं, उसके कलर बड़ी खूबसूरती से ज़िंदगी को रूनुमा कर रही होती हैं। कलर्स का इंतखाब किस तरह से किया जाए पेंटिंग्स करते हुए, इस पर भी जी बात करेंगे वक्त। एक ऐसा आर्ट जिसकी कोई सरहद नहीं होती, जो कलर्स को जज्बात के ज़रिए, एक कलम के ज़रिए, पेंट के ज़रिए जो है वो कैनवस पे उतारा जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो कि पेंटर्स बनना चाहते हैं, एक अच्छी पेंटिंग करने का आर्ट या टैलेंट रखते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि अपनी ज़िंदगी का सफ़र जो है प्रोफेशनली वो कहाँ से किया जाए। यास्मीन साहिबा, मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात कर रही थी कि आपकी जो पेंटिंग्स हैं उसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत या सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ ये लगी कि आप कलर का इंतखाब बड़ा खूबसूरती से करती हैं, और मुझे लगता है कि पेंटिंग में ये चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती हैं। तो पेंटर्स किस तरह से कलर इंतखाब कर सकता है, कलर्स का स्कीम कौन सी यूज़ कर सकता है, या वो कौन सी गलतियाँ हैं जो कि आज के दौर में आप अमूमन पेंटर्स को करते हुए देखती हैं जब उनकी ज़िंदगी का आगाज़ होता है पेंटिंग की तरफ? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं विश किया है कि ये जो आजकल के जो पेंटर्स होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि उनमें कोई कमी है या वो अपने फ़न को अच्छे तरीके से नहीं ला रहे। होता यूँ है कि हम जो पेंटर होते हैं ना, हमारी जो आँख होती है ना, वो शेडोज़ देखती है। जो कि आजकल के जो नए नए पेंटर बन रहे हैं ना, वो इन चीज़ों को लेते ही नहीं है। वो समझते हैं कि बस एक बना दिया और बस दे दिया है। हम देखते हैं कि हमारा जो नोज़ है, नोज़ की जो रिफ्लेक्शन इधर से हो रही है, तो इधर से हमारा डार्क आ रहा है, इधर से हमारा डार्क आ रहा है, इधर से लाइट आ रहा है, इधर से हमारा ब्लश जो है वो लाइट आ रहा है लाइट की वजह से, इधर चूँकि हमारे फेस को साया मिल गया तो इधर से हमारा डार्क। ये चीज़ें अगर फ्लावर्स बना रहे हैं, फ्लावर्स की जो पत्ती है, उस पत्ती को जो मुड़ी हुई है, उसके नीचे मुड़ी पत्ती का भी एक शेडो होता है, और उस शेडो का भी रोशनी की वजह से एक और शेडो होता है। अगर इनको हम देते हैं ना कैनवस पे, तो
आपने जैसे कहा कि आप मतलब अट्रैक्ट होते हैं, बिल्कुल। तो वो अट्रैक्शन इन चीज़ों की होती है, वो उस पत्ती की अट्रैक्शन नहीं होती जो फ्लावर के साथ दी जाती है। वो जो हम उसको जो डीपली देखते हुए अपनी आँख से उनको देते हैं ना कैनवस पे, वो चीज़ हमने दिखानी, वो चीज़ देखते हुए एकदम से कहते हैं भाई ये चीज़ बड़ी मज़े की बनी हुई है। बिल्कुल इसी तरह से कुछ पेंटिंग्स ऐसी हैं जो हम एक दफ़ा देख लेते हैं, वो थ्रू आउट लाइफ उनका जो अक्स है वो हमारे जहन में रहता है, वो उनकी खूबसूरती होती है। और मुझे लगता है कि हर पेंटिंग के पीछे एक कहानी होती है। आप जो पेंटिंग्स बनाती हैं, क्या उनके पीछे भी कोई स्टोरी होती है, कोई बैकग्राउंड होता है, कोई ख्याल होता है, कोई तख़य्युल होता है? मैं भी बहुत से लोग जब मेरी पेंटिंग्स को देखते हैं तो वो पहला जो उनका होता है ना जो कमेंट, वो ये होता है कि आपकी हर पेंटिंग में एक जानदार चीज़ ज़रूर होती है। समझ आ रही मेरी बात की? यानी फॉर एग्जांपल मैंने एक फॉरेस्ट का एक बनाया, एक फ्लावर्स या कोई जंगल का सीन, या मैंने कोई स्नो फॉलिंग का सीन, या मैंने कोई फॉल्स का सीन कुछ बनाया है, तो मैं उनको वैसे छोड़ नहीं दूंगी। मैंने उसमें एक स्टोरी देनी है कि अगर ये सीन है तो इसको देखने वाला भी कोई है। अगर कोई एक खूबसूरत सा फ्लावर है तो उसके ऊपर एक बटरफ्लाई भी है जो उसको फील कर रही है, उसको उस फ्लावर्स का रस चूसने के लिए उसके ऊपर है। तो अगर मेरे येलो फ्लावर्स का या ग्रीन लीव्स का है ना, तो मैंने उसमें नीले कलर की बटरफ्लाई बना देनी, उसको डिफरेंट। अगर मैं कोई वाटरफॉल का दे रही हूँ सीन, तो मैंने एक लड़की की बैक साइड बना देनी कि वो बड़े लगन से उस वाटरफॉल को देख रही। अगर मैं वो छोड़ देती हूँ वाटरफॉल, या मैं कोई मैं ये जो पहाड़ या दरख्त बना देती हूँ, तो वो क्यों मैंने बनाए हैं? ये तो सबको पता है कि अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ने पहाड़ों में से झरने दिए, पहाड़ों में दरख्त दिए, ग्रीनी दी है, ये पहाड़ दिए, अब सबको सब जानते हैं, बुक्स में होता है सब चीज़ें। लेकिन हमने ये देखना कि ये जो चीज़ें इनको देखने वाला भी तो कोई हो ना, तो उसको फील करने वाला भी तो कोई हो ना। अगर हम इनको वैसे छोड़ देते हैं ना, तो मैं भी बिलीव करो कि कुछ अर्सा बाद ना देखने वाले उससे बेजार हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि इंसान की ज़िंदगी भी इन्हीं असूलों पे अमल पैरा हो रही होती है। हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं बड़ी खूबसूरत होती हैं, हम उसे अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी चमक जो है वो मान पड़ती दिखाई देती है। और यही चीज़ जो है वो आपकी पेंटिंग्स में बड़े खुल के नज़र आ रही है, जो कि मैं हैट्स ऑफ करती हूँ कि आप इतनी बारीक बारीक चीज़ों को भी अपनी पेंटिंग्स में देख रही हैं और महसूस कर रही हैं। और न सिर्फ आप इस ट्रेंड के साथ, इस सोच के साथ पेंटिंग्स बना रही हैं, बल्कि जो लोग आपकी पेंटिंग्स देखते हैं, जो आपके बिल्कुल फ़ैन हैं, वो इस चीज़ को बड़े अच्छे से सराह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं नेचर को और इंसान को कनेक्ट कर रही हैं। लेकिन मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगी इस प्लेटफार्म पे बैठ के, कि हम जो आर्टिस्ट होते हैं ना, नोक पलक को फील करने वाले, वो इतने हसास होते हैं कि वो अपनी रूटीन की लाइफ में बिना कोई भी चीज़ अपसेट नहीं देख पाते और हमेशा टेंशन में ही रहते हैं। क्या ख्याल है? बिल्कुल, ये बात मैंने बड़ी महसूस की है। मैं आपसे इसी से सवाल करने वाली थी कि अगर पेंटिंग के हवाले से हम देखें तो हम देखते हैं कि हमारी सराउंडिंग थोड़ी पीसफुल होनी चाहिए, जहाँ पर खामोशी हो, जहाँ पर हमारे जहन में एक अच्छा ख्याल आए, हम उसके अकॉर्डिंग पेंटिंग्स ढाल रहे होते हैं। तो आप किन किन बातों का ख्याल रखती हैं जब पेंटिंग कर रही होती हैं? हाँ नहीं, मैंने यही सबसे ज़्यादा मेरा होता है कि मैं उसको एक स्टोरी दूँ, एक थीम दूँ, कि देखने वाले को फील हो कि ये क्यों हो रहा है, ये सब कुछ हम क्यों को लेके आगे आ रहे हैं ना, इसी तरह से क्यों हो रहा है। फॉर एग्जांपल मेरी एक पेंटिंग है, स्नोफॉल है, उसमें घर बना हुआ है जंगल में, तो एक बाप बड़े सफ़र, और फील होता है कि ये सफ़र की हालत से बहुत लंबा सफ़र करके आया है घोड़े पे, और उसकी जो बच्ची है वो अपने घर से दूर से बाप को देख के भागती हुई आती आ रही, और बाप ने अपनी बैग पे बच्ची की गुड़िया छुपाई हुई है। वो गुड़िया मैंने बाप का बैग दिखाया घोड़े के साथ, उसकी गुड़िया शो की है, और बच्ची का सामने उसका फ्रंट दिखाया, और वो जैसे उस पेंटिंग पे नज़र पड़ती है महविश, तो मुझे खुद मैं हिल जाती हूँ कि देखो मैंने ये क्या मतलब खुद से एक दिया है, एक ख्याल दिया है। तो क्या ये वाकई हम आर्टिस्ट ऐसा सोचते हैं कि हर बंदा, मैं समझती हूँ कि हर बंदा ऐसा सोच लेता है, लेकिन उसको कैनवस पे लाने के लिए उनके अंदर कोई झिझक होती है, कोई परेशानी होती है कि मे भी हमसे ये ठीक ना बने। हालांकि ऐसा नहीं होता, अगर ट्राई किया जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने अंदर का टैलेंट, अंदर की सोच को वो बाहर ला सकते हैं। अगर नहीं कैनवस तक आते तो वो हम जैसों से बात करें कि भाई हमें ये दिल से, हमारा दिल करता है कि हमारे
वॉल पे ये चीज़ हमें नज़र आए तो वो हम उनको उस ख्याल के साथ अगर लाएंगे तो समझे कि ये उसी की सोच है, उसी का ही आर्ट है जो हम लेके आते हैं आगे। और मुझे लगता है कि पेंटिंग जो है वो एक थेरेपी भी है। आप कभी स्ट्रेस फील कर रहे हो, आपको कहीं पर प्रॉब्लम हो, तो आप एक पेंट ब्रश उठा लें और आप थोड़ा बहुत कलर करना स्टार्ट हो जाएं तो आप बड़ा रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल यही बात है कि हम जब उसको देखते हैं और जब उसको देख के सोचते हैं, कहते हैं या अल्लाह तूने जब ये कायनात तख्लीक की थी तो उस कायनात के रंगों को उनको देख के कितना खुश होता है। हम तो एक मामूली एक ब्रश के नोक से इसको पकड़ के यूं कर रहे हैं और हम दिल करता हम इसको देखते जाएं तो अल्लाह तो फिर पता नहीं कितना हमें देख के खुश होता होगा। तो क्या हमारे अमाल ऐसे हैं कि हम तुझे और खुश कर सकें? बिल्कुल, अल्लाह ताला हम सब लोगों को ये तौफीक दे के हमारे अमाल जो हैं वो अल्लाह ताला को राज़ी कर सकें। मैडम ये भी बताइएगा कि आजकल अगर कैलीग्राफी के हवाले से बात करें तो कैलीग्राफी के भी जदीद ट्रेंड्स आ रहे हैं, तकाज़े हैं, तो आप कैलीग्राफी की मौजूदा सिचुएशन को किस तरह से देखती हैं? जी माशाल्लाह, कैलीग्राफी ने बहुत तरक्की की है, बहुत ज़्यादा। पहले जो कैलीग्राफी थी वो एक सिंपल आयात थी जो लिख ली जाती थी ब्रश के साथ, लेकिन अब जो काम हो रहा है और जो असातिज़ा जो इस काम को लेके स्टूडेंट को मतलब अपना दे रहे हैं ये सारी तालीम, मैं समझती हूँ कि इससे पहले कैलीग्राफी में इतनी तरक्की कभी भी नहीं हुई थी। मेरे उस्ताद मोहतरम हैं सैफुल्लाह नफीसी साहब, कैलीग्राफी के बहुत बड़ा नाम है उनका, और अल्लाह ताला ने मुझे उनके साथ जब मिलाया और मैंने उनसे ये कैलीग्राफी की अलिफ सीखनी शुरू की। मैं तो अभी अलिफ तक की हूँ, अभी आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि ये इतना बड़ा प्लेटफार्म है, इतनी बड़ी ये तालीम है कि हम जैसे तो इसको सीखने की हिम्मत ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जब मैंने उनसे ये शुरुआत की है तो मेरी एक फ्रेंड है नसरीन जो एतबार न्यूज़ चला रही हैं, तो मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कि नसरीन इस तरह मेरे उस्ताद हैं, तो उन्होंने कहा कि आप हमें उनके पास लेके जाएं। ठीक है। तो उन्होंने फिर वहाँ बैठ के हमारा पहला इंटरव्यू जो था ना वो मेरा उस्ताद के साथ किया था। मैं उनकी भी बहुत थैंक्सफुल हूँ कि उन्होंने हमें आगे चलने का एक अच्छा रास्ता दिया है। अल्लाह उनको इसकी जज़ा दे। आमीन। बिल्कुल इसी तरह से, और जिस तरह से भी कैलीग्राफी के हवाले से आप बता रही थी कि जदीद ट्रेंड्स हैं, जदीद तकाज़े हैं, तो कैलीग्राफी सीखने के लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जैसे अभी आपने बताया कि माशाल्लाह आपकी इतनी एक्सपर्टीज़ हैं इस फील्ड में, लेकिन फिर भी आप कहती हैं कि मैं अभी अलिफ तक ही मौजूद हूँ। ये आपकी आदसी है और आपका पैशन है इस फील्ड के मुतालिक, लेकिन आप ये बताएं कि जो ये लोग ये फील्ड सीखना चाह रहे हैं, इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, वो किन किन बातों का ख्याल रखें? बस उनके लिए ये ज़्यादा अहम है कि वो किसी अच्छे उस्ताद से मिलें। ये खुद से ये काम नहीं हो सकता जहाँ तक मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं इस एज तक, इस स्टेज तक आते आते भी मैं कैलीग्राफी को उस लाइन तक मैं ला ही नहीं पाई अपनी तरफ से ही, जब तक मैंने किसी उस्ताद से नहीं मिली मैं। तो जितने भी टीचर्स हैं उनको चाहिए कि वो इंस्टीट्यूट में वन मैन शो भी करें और बाकी अपने जो टैलेंट है उनको ईमानदारी से, मोहब्बत से, कि ये अल्लाह ताला की वो आयात है जिनको लोग अपने घरों में सजाना इसको बाइसे रहमत समझते हैं। ठीक है ना? जितने भी मैंने देखे, जितना मर्जी आप फिगर बना लें, जितने मर्जी आप जो भी मर्जी आप पेंट कर लें, लेकिन फिर भी हम मुसलमानों का ये अकीदा, मजबूत अकीदा है कि हम अपने घरों में कैलीग्राफी को ही शो करेंगे। इसी से हमारे घरों में रहमतें और बरकतें हैं। बिल्कुल इसी तरह ये समझा जाता है। घर की खूबसूरती को मैं कहती हूँ मज़ीद चार चांद लग जाते हैं। पेंटिंग जो है वो इंसान की तबीयत को रिफ़्रेश भी करती है और इंसान को सोचने का एक नया डायरेक्शन जो है वो भी प्रोवाइड कर रही होती है। बहुत शुक्रिया यास्मीन महमूद साहिबा, आपने प्रोग्राम को वक्त दिया। जी, पेंटिंग के हवाले से या एक आर्टिस्ट की मैं समझती हूँ कि कोई सरहद नहीं होती, वो डेडिकेटेड होता है, हार्ड वर्क होता है। आज के दौर के हवाले से हम देखें, हमारे यंगस्टर्स का सबसे बुनियादी और अहम मसला ये है कि बेरोज़गारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, स्टार्टअप कैसे किया जाए, इन्वेस्टमेंट किस तरह से की जाए, ई कॉमर्स एक्चुअल में है क्या और किस तरह से हम इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस पे बात करना जी बड़ा इम्पॉर्टेंट था। और ये यंगस्टर्स के जहन के सवालात हैं जो जिनके वो जवाबात जानना चाहते हैं। इस पर जी फ़र्दर हम बात करेंगे और इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में मोहम्मद असलम साहब ने,
ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं और इनकी एक्सपर्टीज़ और इनके टैलेंट की वजह से मैं समझती हूँ कि ऐसे कई नौजवान हैं जिनकी ज़िंदगियाँ संवर गई हैं। तो आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं असलम साहब, आप ठीक हैं? मैं विश मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। असलम साहब, सबसे मैं पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ई कॉमर्स को ना थोड़े से आसान लफ्ज़ों में आप एक्सप्लेन कर दें, एक्चुअल में ये है क्या? बेसिकली बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने इम्पोर्टेंट इशू पे आज जो है वो एड्रेस करने के लिए याद किया। मैं बताता चलूँ हमारी ऑडियंस के लिए कि ई कॉमर्स जो भी चीज़ आप कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिकली बाई करते हैं अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, किसी भी वेबसाइट से, किसी स्पेसिफाइड वेबसाइट से, तो ये सारा प्रोसेस, इसमें सर्विसेज भी शामिल हैं, इसमें प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज में कोई भी चीज़ बाई एंड सेल करते हैं तो ये ई कॉमर्स कहलाता है, जो कि कॉमन लाइफ में तकरीबन हर बंदा कर रहा होता है आजकल। बिल्कुल सही। ये तो था ई कॉमर्स के हवाले से, जो कि हमने सादा और आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश की कि ई कॉमर्स एक्चुअल में होता क्या है। अब इसका जो स्टार्टअप है या इसका आगाज़ किस तरह से किया जाए, किन किन बातों का ख्याल रखा जाए। मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो है वो फर्स्ट स्टेप लेना होता है और इसके बाद ज़िंदगी में आसानी होती है। थोड़ा सा इस हवाले से एग्जैक्टली, ई कॉमर्स में सबसे मुश्किल काम हमेशा पहला स्टेप लेना होता है। पहला स्टेप हमेशा से ये होता है कि आपने अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करना है। यानी कोई भी स्किल है, आप कोई भी चीज़ सीखे बगैर जब करते हैं तो डेफिनेटली आपको उतनी सक्सेस उसमें नहीं मिलती अनटिल अनलेस आप किसी वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड इकोसिस्टम में जाके आप अपने एनवायरनमेंट को जब उसमें से सीखते हैं, कोई स्किल सीखते हैं डेफिनेटली, तो स्किल सीखने के लिए आपको कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना पड़ता है जहाँ पे आप अच्छे से प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ें सीख सकें। तो डेफिनेटली कोई ऐसा इदारा देखें जहाँ पे आपको प्रॉपरली सिखाया जा सके, इकोसिस्टम आपको प्रोवाइड किया जा सके, आपको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जा सके जो कि ग्रोइंग एनवायरनमेंट है। ठीक है, जो भी ग्रोइंग एनवायरनमेंट जितने भी इदारों के हैं डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं, एक ई कॉमर्स सेटअप बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं। डेफिनेटली उस पर आप अच्छे से आसानी के साथ डॉलर्स में पैसे बना सकते हैं। बिल्कुल। और आज के दौर में तो हम यही बात करते हैं यंगस्टर्स के हवाले से कि जितनी हमारी ज़रूरियात बढ़ गई हैं, जितने हमारे अखराजात बढ़ गए हैं, तो डॉलर में कमाएंगे तो ही फ़ायदा होगा। तो लेकिन ये जो डॉलर कमाना है ना, ये मुझे लगता है आसान नहीं है, ये बड़ा मेहनत तलब है। तो इस हवाले से मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि कौन सी स्किल्स हम अपना सकते हैं जिसके बाद जो है हम डॉलर्स की तरह जो है या डॉलर्स में अर्निंग कर सकें। डेफिनेटली इसमें मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जितने भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म हैं उनमें बेसिकली ईबे है, एडसी है, टिकटॉक शॉप है, अमेज़ॉन है, इवन अब अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं शॉपिफाई पे। तो ये सारे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं डेफिनेटली, उनके ऊपर लोग अपने स्टोर बनाते हैं, स्टोर बनाने के बाद उनके ऊपर सेलिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो है ना आपको कुछ प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करनी पड़ती हैं। ठीक है। जैसे कि घर पे बैठ के आप अपने फैसलाबाद मेड आइटम्स को बहुत ज़्यादा आसानी के साथ सोर्स भी कर सकते हैं, उनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अच्छे से सेल भी कर सकते हैं। ठीक है जी, आप डिजिटल प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, ईबे पर, एडसी स्पेशली इसी काम के लिए कि आप उस पर जो है सॉरी ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से सेल कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आजकल के दौर में आपने क्रोशिया सुना होगा। ठीक है, क्रोशिया की आइटम अब वो ख़त्म होती जाती हैं हमारी सोसाइटी से, अब लोग उसको बाय नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसका पोटेंशियल एटसी पे बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, इतनी ज़्यादा आइटम्स क्रोशिया वाली सेल होती हैं, हैंडमेड आइटम सेल होती हैं। अभी आप ये पिछले अपने प्रोग्राम में पेंटिंग्स का जिक्र कर रही थी, ये बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। ठीक है, कैलीग्राफी बहुत सेल होती है। तो डेफिनेटली अगर स्किल किसी भी डिपार्टमेंट में आपने उसको इम्प्रूव कर लिया हुआ है, सीख लिया हुआ अच्छे से, तो डेफिनेटली आप डॉलर्स की जर्नी को अपना अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से। और मुझे ये लगता है कि कोई भी सफ़र है वो आसान नहीं होता, उसमें डेडिकेशन चाहिए होती है, हार्ड वर्क चाहिए होता है और सबसे ज़्यादा अपनी ज़ात पे काम करना ज़रूरी होता है। अपने जो स्किल्स है उसे पॉलिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर यहाँ पर हम ई कॉमर्स के हवाले से बात करें, बहुत सारी गलतफहमियाँ जो हैं वो हमें कॉमन पाई जाती हैं कि एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, सरमायाकारी चाहिए, अदरवाइज़ जो है वो ई कॉमर्स या आप स्टार्टअप नहीं कर सकते। इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा क्योंकि ये यंगस्टर्स का बड़ा कॉमन इशू है। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अपनी लर्निंग पे। जब आप अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करते हैं, आप कोई ऐसी स्किल सीख लेते हैं जिससे कि आपको डॉलर्स में पैसे आना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद अब अगला स्टेप क्या है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें थोड़ा सा ना अपनी ऑडियंस को गाइड कर देता हूँ। उसमें होता ही है कि आप स्टार्ट में अपनी सर्विसेज को ऑफर करके पैसे बना सकते हैं। यानी ये मिथ है कि आपको ई कॉमर्स में आने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने स्किल सीखी हुई है, अच्छे से लर्न किया, आपने किसी अच्छे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, देन आप क्या करेंगे, आप अपनी सर्विसेज को ऑफर करेंगे। ठीक है, तो यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट्स आपको आसानी के साथ मिल जाते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी आपको मिल जाते हैं, इवन लोकल आपको फैसलाबाद में बहुत सारे क्लाइंट मेरे साथ आप काम कर रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड्स काम कर रहे हैं जिनकी आइटम्स हम यहाँ से मैन्युफैक्चर करवाते हैं और उनको यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया में सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली अब देखें मेरे पास अब 4 मार्केट प्लेसेस पे टीम्स हैं।
ठीक है। ठीक है, मैं भी एक कॉमन पर्सन हूँ, बिल्कुल इसी सोसाइटी से मैं बिल्कुल इसी मतलब तरह से। बिलोंग करता हूँ, यहीं से सीखा है मैंने। और बहुत ज़्यादा हाई फाई कोई एजुकेशन नहीं है मेरी ई कॉमर्स के हवाले से, लेकिन इसके बावजूद अब मेरी एक टीम है चाइना में बैठी हुई, ठीक है। वहाँ से चीज़ें मैनेज कर रही ठीक है। है। दूसरी मेरी टीम है यूएस में, वॉशिंगटन में स्टेट में बैठी हुई ठीक है। है। ठीक है, वो अब मैं उसको यहीं से मैनेज कर रहा हूँ। तीसरी मेरी टीम ग्लासगो में बैठी हुई है यूके में, ठीक है। और चौथी मेरी टीम जर्मनी में बैठी हुई है। सही। ठीक है, तो ये चारों मार्केट प्लेसेस को मैंने टारगेट किया हुआ है, ठीक। और वहाँ पे मेरे अपने वेयर हाउसेस भी हैं। सही। और डेफिनेटली अगर वेयर हाउसेस हैं तो इसका मतलब है कि पूरा एक नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है, पूरा एक सेटअप है जिसको मैं यहीं से बैठ के डील करता हूँ। यानी हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, अपनी अपनी है। शीट्स शेयर किए हुए हैं जिन पर प्रोडक्ट्स भी पड़े हुए हैं। इसी तरह ये कैसे पॉसिबल हो सका है, ये जस्ट एक दफ़ा आपको सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, जब आप एक दफ़ा आप सीख लेते हैं, किसी इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, लेट्स से किसी को भी अगर सर्विसेज चाहिए या कोई भी इस हवाले से गाइडलाइन चाहिए तो वो डायरेक्टली भी मेरे पास आ सकता है। ठीक है। मेरे ऑफिस में आ सकता है, तो आई विल गाइड हिम और हर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये कह रहा हूँ आपको। एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे कि असलम साहब, मैंने आपसे एक वैसी आइडिया शेयर किया कि मुझे लगता है कि इंसान को बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन फर्स्ट स्टेप बड़ा मुश्किल होता है जी, हमें नहीं पता चल रहा होता कि राइट टाइम किस तरह से। अब थोड़ा सा ये बताइएगा कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उन्हें प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। एक तरफ तो हम बातें कर रहे हैं कि कॉमर्स का टाइम है, ई कॉमर्स जो है वो हर किसी को आनी चाहिए, ज़रूरियात को पूरी करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी जितना इसके हवाले से बातें की जा रही हैं हम उतना इसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम या गैप कहाँ पर है? मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली हमारा जो भी स्टूडेंट है ना, जो अभी ये सोच रहा है कि मैंने ई कॉमर्स सीखना है, वो यूट्यूब पे जाता है, वहाँ पे देखता है कि पहले वेबसाइट्स बनाएं, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर अब वो कहेगा यूट्यूब पे ऑटोमेशन शुरू करें, ये हो जाएगा। फिर वो कह रहे हैं जी ई कॉमर्स करें, ये हो जाएगा। ठीक है, अमेजोन। एक्चुअली होता तभी है जब आपने कोई एक राइट प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। ठीक है, सेकेंडली आपने ये नहीं सोचना कि मैं अभी से मैंने स्किल स्टार्ट किया लर्निंग, और उसके साथ ही मेरी जेब में डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक मिथ है कि आप जैसे ही सीखना शुरू करेंगे साथ में डॉलर्स, ये कोई गेटिंग रिच स्कीम नहीं है। ठीक है, मैं भी आपसे यही सवाल करने वाली थी। सॉरी, तो ये मिस्टेक जो हम करते हैं, हम ये एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, हम लर्निंग पे फोकस कम करते हैं। पहले अपने राइट 2 और 3 मंथ्स आपने अपनी लर्निंग पे फोकस रखने। आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि भाई मेरे पास अभी डॉलर्स आएंगे। ठीक है, ज़रूर आएंगे डॉलर्स अगर आपने अपनी स्किल पे फोकस किया है और उसको अच्छे तरीके से लेके चले। प्लस जो आपकी मेंटोरशिप है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने भी कुछ अर्सा पहले, जब मैं ई कॉमर्स में नहीं था, तो उससे पहले मैंने अपने यूट्यूब से देख के जो है 3 चैनल्स बनाए, यूट्यूब चैनल्स, और उस पर 100 वीडियोस डाली, बड़ा टाइम लगाया, एफर्ट किया उसके बाद। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि एक जगह पे आके स्टक हो गया मैं। बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने बड़े लोगों को यूट्यूब चैनल्स के नीचे कमेंट किया, मैसेजेस किए कि भाई मुझे कोई रिप्लाई आ जाए, मैं ये इशू को रिजॉल्व कर सकूं, बट आई वाज अनएबल। ठीक है, कोई आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता, उनको तो व्यूज चाहिए ना, आपके उसमें व्यूज ले लिए एंड दैट्स इट, आपकी सपोर्ट लेवल नहीं है। तो डेफिनेटली अगर आपको कहीं से मेंटोरशिप अच्छी मिल जाती है ना, तो अब मेरे को मेंटोर होते यूट्यूब के, तो मैं उनको जस्ट मैसेज करता और वहीं से मुझे बताते कि इसका सोल्यूशन ये है। तो लेकिन ये एक सेंस में अच्छा भी हुआ मेरे साथ, मैं ई कॉमर्स में आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही अच्छा सिस्टम है। मेरी अपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में, और उन्हीं को हम प्रोडक्ट्स को आगे फैसलाबाद से लेकर यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया में और जर्मनी में सेल कर रहे हैं। इवन हम सियालकोट, वजीराबाद के आइटम्स, लाहौर के आइटम, लेदर के प्रोडक्ट्स, यानी देखें इतना कोई पोटेंशियल है लेदर में। अब मेरे एक स्टूडेंट हैं, वो पिंडी भट्टियाँ से, ठीक है जी, और वो जब मेरे पास आए तो ट्रेनिंग के लिए, ई कॉमर्स की ट्रेनिंग के लिए, ईबे की स्पेशली, तो वो मुझे कहता है कि सर मुझे कोई गाइडलाइन दें कि मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई पिंडी भट्टियाँ स्पेशलाइज्ड है लेदर के गुड्स में। ठीक है, वहाँ पे हॉर्सेस के मल्टीपल एसेसरीज तैयार होती हैं। ठीक है, तो जब उन्होंने सोचा इस बात को, वो कहते हैं सर वो तो मेरे रिलेटिव हैं जो करते हैं। तो अब उन्होंने 8-10 प्रोडक्ट्स अपने यूएस के वेयर हाउस में भेज दिए और उनकी ऑलरेडी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। यानी देखें, ये आपको कॉन्सेप्ट्स एक प्लस मेंटोरशिप प्लस राइट इकोसिस्टम, ये आपको लीड करेगा आपकी सक्सेस कितनी जल्दी होगी। तो अगर आपने राइट मेंटोरशिप, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ईबे की इंडस्ट्री में लीड कर रहे हैं जो ट्रेनिंग्स में और इस तरह के इकोसिस्टम में कासिम सनारा में, पावर्स, प्लस उस्मान चुगताई भाई जो हैं वो ई कॉमर्स वाला जिनको कहते हैं। ठीक है, वो वेबसाइट्स के हवाले से मेंटोर हैं, बहुत अजीम इंसान है। प्लस साकिब अजहर भाई हैं, इस तरह के जितने भी शाहद जोया भाई हैं, इंडस्ट्रीज आपको फैक्ट्रीज लगाने के एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो ये सारी टीम जो एक्सपर्ट्स की टीम है ना जी, डेफिनेटली अगर इनमें से आपने किसी को भी राइट पर्सन को सिलेक्ट कर लिया जो कि इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं, जैसे आज़ाद भाई हैं, आज़ाद चाय वाला आपने सुना होगा नाम, तो डेफिनेटली अगर आप ये इको सिस्टम में आ जाएं, आप उनकी एक्सपोज पे जा रहे हैं,
देखिए आपकी जो इंटरेस्ट है ना वो शो करेगा कि आप वाकई ग्रो करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस कर रहे हैं, साथ में आप लोगों को ये बता रहे हैं। जब तक आप ये बता नहीं सकते ना किसी को कि मेरे पास ये चीज़ है, ठीक है, बिल्कुल। मेरे पास अगर स्किल है ना जी, तो मैं ये बताऊंगा कि भाई मैं ये चीज़ सिखा रहा हूँ या मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, तो जब तक आप किसी को दिखाएंगे नहीं ना जी, मतलब तो तब तक आप ग्रो ही नहीं कर सकते। बिल्कुल आपको इसी कैसे तरह लोग कॉन्टेक्ट करेंगे, कम्युनिकेशन कैसे होगा, ठीक है। तो हम हमेशा 4 P's का ख्याल करते हैं, सही। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। बिल्कुल। और ये 4 P's के पीछे एक कॉन्सेप्ट क्या है, इसे किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है, इस पे कि इंडिपेंडेंट कैसे हुआ जाए, रोज़गार को बेहतरीन तरीके से किस तरह से कमाया जाए। और आज के दौर के हवाले से हम देख रहे हैं कि ई कॉमर्स का टाइम है, जिद्दत है और इन तकाज़ों को पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असलम साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप 4 P's के हवाले से बात कर रहे थे ई कॉमर्स के, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और हम इन्हें किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं ई कॉमर्स में। देखिए कोई भी अगर जो है ना पर्सन ग्रो करना चाह रहा है ना, तो डेफिनेटली अगर वो 4 P's को कंसिडर करेगा तो डेफिनेटली उसकी ये स्ट्रेटजी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर उस पर काम करेगा तो डेफिनेटली उसकी सेल्स भी आएंगी और वो ग्रो भी करेगा। आजकल के दौर में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, जितने क्रूशल हालात हो चुके हैं। और इसमें मैं आज ही देख रहा था, जब मेरा ऑफिस चनाब चौक में है जीसी यूनिवर्सिटी के पास, तो मैं जब वहाँ से टर्न मैंने लिया है तो कोई 25 जो है ना लॉ इन्फोर्समेंट के जो लोग हैं ना वो खड़े हुए थे और चालान हो रहे थे। आपको पता है आजकल ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा सख्ती है। तो मैं समझता हूँ अगर किसी के चालान अल्लाह ना करे हो ही गए हैं ना, तो डेफिनेटली वो पे करने के लिए क्या चाहिए आपको, आपके पास अगर डॉलर्स में पेमेंट आ रही है तो आप आसानी के साथ बिल्कुल, फिर आपको इफेक्ट नहीं होगा ये चालान। अब बात करते हैं 4 P's की, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट्स, फैसलाबाद प्रोडक्ट्स में भरा पड़ा है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, मैं एक दिन टाटा बाज़ार, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि टाटा बाज़ार इज़ अ गोल्ड माइन ऑफ प्रोडक्ट्स। वहाँ पे जाके आप एक एक गली जब फिरेंगे तो प्रोडक्ट आपको ऐसे आसान और सस्ते रेट्स में मिल जाएंगे। वहाँ से आप एक आइटम सोर्स करके अगर आप अपनी किसी भी मार्केट प्लेस पे सेल करना शुरू करें तो बहुत ज़्यादा पैसे उसमें डॉलर्स में आप कमा सकते हैं। प्रोडक्ट यानी सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट सबसे पहला क्राइटेरिया। आप अपने इर्द गिर्द जो आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स का पता होता है कि यहाँ पे बन रही हैं, गली मोहल्ले में बन रही हैं, आपके इर्द गिर्द कहीं पे बन रही हैं, अगर वहाँ पे आपको पता है कि प्रोडक्ट बन रही है आप उसको चेक कर सकते हैं। आप हमारे पास ले आए, कोई मसला नहीं। आपको देखें सपोर्ट मौजूद है, इसमें मिसिंग फैक्टर क्या है, वो बंदा जिसने काम करना है, बिल्कुल ठीक है। इकोसिस्टम मौजूद है, सपोर्ट मौजूद है, मैं मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी टीम मौजूद है। आप आए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड भी करेंगे, साथ में पेड भी अगर वो किसी में आप इनरोल होना चाहते तो डेफिनेटली वो भी आपको गाइड कर देंगे। ये वाला पेड वाला मेथड भी अवेलेबल है। अच्छा, इसके साथ साथ प्रोडक्ट्स आपने सेलेक्ट कर ली, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपने प्राइस उसकी मेंशन कर लेनी है कि हमें ये मिल रही है जी, लेट्स से एग्जांपल देता हूँ, एक प्रोडक्ट हमें 180 रुपये में मिल रही है, ठीक है, फैसलाबाद से, ठीक है। बल्कि बता देता हूँ मैं नाज़रीन को, किचन ओवन मिट्स होते हैं हमारे, वो जो ओवन के बर्तन उठाने के लिए गर्म वो किचन दोनों हाथों में पहन के वो उठाते हैं, वो हमें 180 रुपीज़ का मिलता है फैसलाबाद से, ठीक है, ठीक है। आपको मैं बताता चलूँ कि यूके में वो 8 से 15 पाउंड का सेल होता है, ठीक है, ठीक है। तो आप उसका ROI देख सकते हैं। तो ये अगेन मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, एग्जांपल देके आपको। अच्छा, तो प्रोडक्ट प्राइस भी होगी, आपने प्राइस कंपेटिटिव रखनी है, जो गोरा है उससे कम पे बेच लें थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपकी प्रोडक्ट को ज़्यादा बूस्ट मिलता है, ठीक है। अच्छा, वही प्रोडक्ट्स जो हम यहाँ से बना के वहाँ पे मार्केट प्लेसेस पे बेच रहे हैं, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में, हम गोरे से कम रेट पे बेच रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हम उसके मुकाबले में टॉप रेटेड सेलर है, ठीक है, यानी गोरे से ज़्यादा अच्छा बेच रहे हैं हम। उसकी वजह कि फैसलाबाद से सस्ती आइटम मिलती है, पाकिस्तान से सस्ती आइटम मिलती है। आप चाइना से भी आइटम ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग आपको आनी चाहिए, सोर्सिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद आपकी प्लेस है, आपने बेचनी कहाँ पे। अब जो रग्बी है उसकी स्पोर्ट जितनी भी आइटम्स हैं वो यूएस में बड़ी अच्छी सेल होती हैं, बिल्कुल। आपको गोल्फ की आइटम सेल होती हैं, ठीक है। जो लीग्स हो रही हैं वहाँ पे यूएस में, तो उनकी आइटम बहुत ज़्यादा सेल हो रही है। तो मार्केट प्लेस सेलेक्ट करना, यानी रीजन सेलेक्ट करना, एरिया सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेस कौन सी भी आपने सेल करनी। प्लस आपने प्रमोशन में आपकी तस्वीरें आ जाती हैं, आइटम्स की इमेजेस आ जाते हैं, उसकी आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है, टाइटल कैसा लगाना है, कीवर्ड कौन से होने चाहिए, आपको बोला बेसिकली सारा कीवर्ड्स पे काम होता है। तो ये सारी चीज़ें जब एक इन्वायरमेंट में आपने एडजस्ट कर दी हैं, आपने लगा दी हैं सारी चीज़ें, आपको स्किल आ गई है, तो डेफिनेटली आपकी सेल्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और विद इन 6 मंथ्स अगर आप जो है ना ई कॉमर्स से, मेरा ख्याल है कि कम से कम 2 लाख रुपये महीना कमा सकते हैं, ठीक है। दैट्स रियली अमेजिंग एंड हैंडसम अमाउंट। अगर आज के दौर के हवाले से बात करें, इतना तो हम अगर अपनी
अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से करें तो इतना हम नहीं अर्न कर सकते या इतनी जल्दी हम ग्रोथ नहीं कर सकते। इसके साथ साथ मुझे ख़वातीन के हवाले से बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि घर बैठे जानना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं और कुछ ना कुछ इस मुल्क के लिए और अपने घर वालों के लिए करना चाहती हैं व्हेन इट्स कम्स टू इनकम अर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई वुड बी हैप्पी टू टेल यू कि हमारी एक स्टूडेंट हैं, वो बुनेर में रहती है और उनके वहाँ पे इंटरनेट के इश्यूज थे और उन्होंने पहाड़ के ऊपर चढ़ के वहाँ पे बैठ के ईबे और ई कॉमर्स सीखा और उसके बाद वो नीचे जाती थी, वो सिग्नल्स का इशू था, फिर वो अपने बाबा के साथ ऊपर आती थी, वहाँ पे सिग्नल्स आते थे, वहाँ पे बैठ के अब वो 4 से 5 लाख रुपए महीना कमा रही हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अगर आपने प्रॉपरली सीखा है, वुमेन एम्पावरमेंट को हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, हम फीमेल्स के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्योंकि वो घर पे बैठ के अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम आप अगर आप सीखना चाहती हैं डेफिनेटली सीखें, एक स्किल को फोकस करें और उसको सीखना शुरू कर दें। ठीक है, जब आप उसको कवर कर लेती हैं, स्किल को सीख लेती हैं डेफिनेटली, तो फीमेल्स हमारी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ठीक है, कि जो घर पे बैठ के ऑफिस बेस जाना चाहती हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आप ऑफिस में नहीं काम करना चाहती, घर पे बैठ के भी हमारी फीमेल्स की बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं जो कि घर पे बैठ के 3 से 4 लाख रुपए महीना कमा रही हैं। ठीक है, तो मिनिमम किचन मनी तो इशू ही कोई नहीं है ई कॉमर्स में। ठीक है, आपकी 2, 4, 10 आइटम सेल हो जाती हैं तो आपको इतने पैसे तो आपको वहीं पे बैठे घर पे बैठ के मिल जाते हैं। तो एक आपको लैपटॉप चाहिए उसके लिए। ठीक है, और सीखने के लिए भी ज़रूरी नहीं कि आपने किसी मतलब आप इदारे में जाना है तो फिर ही सीखेंगे, आप घर पे बैठ के भी सीख सकते हैं, कोई इशू ही नहीं है, इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। मैंने अगेन आपको वही बताई कि सिर्फ वो मिसिंग है फैक्टर जो कि पर्सन वाला फैक्टर बिल्कुल है। और इसमें आपको लगता है 100% इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, इसमें आप अपने आप को खुद ही हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर रसम साहब ये भी बात बताइएगा कि क्योंकि मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चीज़ें सर्च करती रहती हूँ, रिसर्च करती रहती हूँ, मुझे ये लगता है कि हमारे अगर सोशल मीडिया को देखें, नो डाउट बहुत अच्छा काम हो रहा है ई कॉमर्स को प्रमोट करने के हवाले से, लेकिन हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। आप देखेंगे कि मैं एक वीडियो उठा के देख रही हूँ, उसमें मुझे बताया जा रहा है कि वेबसाइट भी इस तरह से बनानी है, फेसबुक की बनाना है, इस तरह से फॉलोअर्स गेन करने हैं, तो मैं तो बहुत इनिशियल स्टेज पे हूँ, तो मुझे लगेगा कि ये बड़ा टफ काम है, ये मुझसे नहीं होगा, तो इसे किस तरह से सादा और आसान तरीके से किया जा सकता है? बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। आपने थोड़ा सा आपने शॉर्टली जी मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ। आपने स्किल सीखी स्टेप 1, ठीक है, वो अच्छा इदारा सेलेक्ट किया, स्किल सीखी, स्किल सीखने के बाद आपने उस पर काम स्टार्ट किया, आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करना शुरू कर दी, क्लाइंट को सर्विसेज देना शुरू कर दी, क्लाइंट के अकाउंट पे आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, तो जब आपका हाथ सीधा हो गया, क्लाइंट का अकाउंट, क्लाइंट के पैसे, क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये बड़ा सादा सी बिल्कुल टिप्स हैं, ये टेक्निक्स हैं, ये हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद असलम साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कोई भी स्किल है, कोई भी टारगेट्स हैं आपको आपके फ्यूचर को लेकर सिक्योर करने के हवाले से, तो वो मेहनत तलब हैं, उसमें डेडिकेशन रिक्वायर्ड होती है। इसी के साथ मैं विश हबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।